सिंध एजुकेशन फाउंडेशन पंहिंजी रिवायतुनि जे हिसाब सां लाइफ लॉन्ग लर्निंग जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ रिसोर्स डेवलप कंदा आहिनि ऐं सिंध एजुकेशन फाउंडेशन केतिरनि ई अरसे खां पब्लिकेशन जे हवाले में खोड़ सारा मैगज़ीन्स जंहिंमें असांजो एजुकेट मैगज़ीन आहे, असांजो सीक मैगज़ीन आहे ऐं सुजाग मैगज़ीन आहे। उन्हनि मैगज़ीन्स ते फाउंडेशन कमु कयो आहे ऐं मुख़्तलिफ़ लर्निंग रिसोर्स ऐं मुख़्तलिफ़ मटीरियल जेको तदरीस सां लाॻापियलु हूंदो आहे उनखे शामिलु रखंदा आहिनि। अॼु उहा रिवायत बरक़रार रखंदे असां सुजाग खे डिजिटाइज़ कयो आहे, उन जो हिकिड़ो डिजिटल वर्जन असां डेवलप कयो आहे। उन में असां उन फोरम तहत सां गॾु ज़ुहेब काका आहिनि ऐं नसीर कोपांग साहब आहिनि जेके हिन इंटरव्यू जेको असां सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जे मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल कबीर काज़ी साहब खां करणु पिया वञूं। उन में असांजा पैनलिस्ट आहिनि ऐं उहे असांखे इन माना जेका नंढी कचहरी आहे उनखे खणी हलंदा। उन सां गॾु सिर्फ़ु इहो ॿुधाईंदो हलां त फाउंडेशन जा जेके बि रिसोर्सिस आहिनि उहे अवेलेबल आहिनि यूट्यूब ते ऐं सोशल मीडिया में फेसबुक ऐं वेबसाइट ते। सर थैंक यू सो मच असांखे टाइम ॾिनो इंतिहाई पंहिंजे मसरूफ़ हुन मां। जेके असांजा ॾिसंदड़ आहिनि, असांजा पढ़ंदड़ आहिनि, उहे अव्हां बाबति ॼाणणु चाहींदा, अव्हां जो नंढपिणु, अव्हां जी एजुकेशन ऐं उन खां अलावा अव्हां हिन वक़्त ताईं जेका बि फेडरल गवर्नमेंट में ऐं प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जेके बि ख़िदमतूं ॾिनियूं आहिनि उन ते जेको कुझु ब्रीफली असांखे। महिरबानी। ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे जो सुजाग मैगज़ीन पंहिंजो नओं एडिशन जे लाइ तयारी पियो करे। इंशाल्लाह जल्दी असांजो एडिशन अॻियां अची वेंदो। मुंहिंजूं दुआऊं तव्हां सां गॾु आहिनि। इंशाल्लाह ताला जेका ज़रूरत हुजे रिसोर्सिस जी उहे बि हाज़िर हूंदा ताकी असांजो इहो मैगज़ीन जल्दी अचे ऐं पढ़ंदड़नि ताईं पहुचे ऐं माण्हुनि खे ख़बर पवे त ACF छा कमु करे पियो। जेसिताईं मुंहिंजो तालुक़ु आहे त मां मिडिल क्लास जे हिकिड़े घराणे में ज़मींदार घराणे में पैदा थियुसि ठारूशाह शहर में, जेको असांजे सिंध जे मशहूरु ॻाइणे राणा चंदर सिंह जो बि उहो आबाई शहरु आहे। उते पैदा थियुसि ऐं मुंहिंजो ॾाॾो जेको हुयो सो पहिरियों मुस्लमान वकील हुयो। मुंहिंजो नानो पहिरियों मुस्लमान हेडमास्टर हुयो, प्रिंसिपल हुयो। मुंहिंजो परॾाॾो जेको आहे सो पहिरियों मुस्लमान एक्चुअली हेडमास्टर हुयो। 1880 में हू हेडमास्टर रहियो। सो तालीम सां असांजो सम्झो त मुंहिंजे परॾाॾे खां वठी असांजो तालुक़ु रहियो आहे। उन खां पोइ मुंहिंजे ख़ानदान में केतिरा ई माण्हू टीचिंग जॉब में प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर ऐं प्रिंसिपल रहिया आहिनि। ईअं मां सिविल सर्विस जे पासे आयुसि। सिविल सर्विस में पहिरीं त मां आर्म्ड फोर्सिस में हुउसि, पोइ मां सिविल सर्विस में आयुसि। त सिविल सर्विस में जेका शुरूआति कई उहा पंजाब खां कई। पंजाब में मां रहियुसि कुझु अरसो, तंहिंखां पोइ 7 साल तक़रीबन उते सर्व कयो। पोइ मां सिंध में आयुसि। सिंध में अचण खां पोइ तक़रीबन 2 साल फेडरल गवर्नमेंट में बि नौकिरी कई आहे ऐं तंहिंखां पोइ वरी सिंध में पोइ मुख़्तलिफ़ पोज़ीशन्स ते रहंदे हेसि ताईं। पर एजुकेशन सां हिकिड़ो पेशंस आहे, हिकिड़ो पैशन हुयो त एजुकेशन सां गॾु गॾु कमु कंदो रहंदो। त मां हिन खां पहिरीं एजुकेशन जो हिकिड़ो प्रोजेक्ट बि कयो आहे। 5 साल मां PD रहियुसि। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो प्रोजेक्ट हुयो, उन में उहो बि एजुकेशन जे मुतालिक़ हुयो, सोशल सेक्टर जे मुतालिक़। तंहिंखां पोइ कुझु अरसो मूं सिंध बेसिक एजुकेशन जेको प्रोजेक्ट हुयो USAID जो, उन सां गॾु बि कमु कयो आहे। एक्चुअली USAID सां कमु कयो आहे उन में उन प्रोजेक्ट सां। पर ॿियनि जेके सरकारी उहिदा हुया उन्हनि सां गॾु गॾु एजुकेशन जो बि असां चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर एजुकेशन ते असां गॾु गॾु कमु कंदा रहिया आहियूं। मुंहिंजो जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो त परॾाॾो एजुकेशन सां ई मुतालिक़ हुयो। पहिरियों मुस्लमान प्रिंसिपल हुयो। मुंहिंजो नानो अल वहीद अख़बार कराची मां निकिरंदी हुई जेका, उनजो एडिटर हुयो ऐं पोइ पाकिस्तान मूवमेंट में जेल में बि वियो छो त हुन अल वहीद अख़बार पाकिस्तान मूवमेंट ते लिखंदी हुई। पाकिस्तान ठहण खां पोइ पहिरियों डायरेक्टर इंफॉर्मेशन हुयो सिंध जो मुंहिंजो नानो काज़ी अब्दुर्रहमान। मुंहिंजो चाचो जेको आहे सो ख़ैरपुर रियासत जॾहिं हुई त उनजो चीफ जज हुयो काज़ी मोहम्मद इलियास। मुंहिंजो वालिद साहब वकालत जे शोबे सां हुयो पर पोइ छॾे टोटल पंहिंजी ज़मींदारी संभाली। त मुंहिंजी फैमिली मां सिविल सर्विस में, आर्मी में, पर्टिकुलरली एजुकेशन सर्विस में ऐं जेको लीगल जेको पेशो आहे
उन सां घणो करे वाबस्ता रहिया आहिनि। त इहो मुंहिंजो तारुफ़ आहे। अच्छा, हम इसको जो है मल्टी लैंग्वेज इंटरव्यू रखेंगे, सिंधी में भी करेंगे और उर्दू में भी करेंगे। और जी नसीर, आपके और जैसे बैकग्राउंड तो सर ने बता ही दिया कि तालीम की तरफ कैसे आपका आना हुआ, रागिब कैसे, फैमिली का सारा बैकग्राउंड आपने बता दिया कि शुरू से आपकी फैमिली का क्या रोल रहा है सिंध की एजुकेशन के हवाले से। सो हम और हमारे जो देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो ये भी ज़रूर समझना चाहेंगे, आपसे सुनना चाहेंगे कि तालीम के हवाले से सिंध में जो मुश्किलात हैं उनको हल करने के हवाले से आपका जो इदारा है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, वो क्या कर रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया कि तालीम से मेरा एक जो बैकग्राउंड है, मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड तालीम के शोबे से रहा है, इसलिए मुझे भी तालीम के शोबे से था और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम साथ कुछ और भी दोस्त हैं मिलके काम करते रहे हैं, स्कूल अडॉप्ट भी किए हुए हैं, उनमें भी कुछ काम करते रहते हैं। हुकूमत को ये रियलाइजेशन थी कि जो तालीम का शोबा है वो इतना बड़ा शोबा है, यकीनन आबादी हमारी इतनी बड़ी है और उस आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है उसका ताल्लुक 5 बरस से लेके 16 बरस या 18 बरस तक की एज का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी एजुकेशन पॉपुलेशन का जो है वो इससे ताल्लुक़ रखता है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको एक्चुअली कोई एजुकेशन फैसिलिटी चाहिए होती है जहाँ पर उसने जाना है। तो ये इतना बड़ा काम था कि हुकूमत को ये रियलाइजेशन थी कि ये काम सिर्फ हुकूमत नहीं कर सकती, इसके लिए हुकूमत का जो रिवायती तरीक़ेकार है उससे थोड़ा हट के भी ये काम करना पड़ेगा। और इसीलिए 1992 में सिंध हुकूमत ने एक एक्ट के ज़रिए से सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का क़याम अमल में लाया, जिसमें यकीनन जो मैडम अनीता ग़ुलाम अली उनकी बहुत बड़ी इसमें कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया, इसको शुरू किया। और जो इनिशियली स्टेप था कि बच्चे हमारे मुख्तलिफ़ इलाकों में, रूरल एरियाज़ में, देहाती इलाकों में, ऐसे इलाकों में जो बाहर रह जाते हैं, स्कूल के सिस्टम में नहीं आ पाते, उनको किस तरह से स्कूल के सिस्टम में लाया जाए, इनफॉर्मली या फॉर्मली। तो ये उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसमें जो उन्होंने शुरू में काम किया। और क्योंकि गवर्नमेंट की यही रियलाइजेशन थी, इसलिए जो हमारा एक्ट है वो प्रोवाइड करता है कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करना है। तो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट भी करना है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ इनिशिएट भी करनी है। तो इसमें एक जो मेजर एक्टिविटी जो इनिशिएट हुई वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की थी कि जब तक हम प्राइवेट सेक्टर को आगे नहीं लाएंगे तब तक ये एजुकेशन का मामला सिर्फ गवर्नमेंट खुद नहीं संभाल सकेगी। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर अगर आपस में मिल जाएं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल आबादी की ही वजह से था ना कि प्राइवेट स्कूलों ने बढ़ना शुरू कर दिया, वरना तो आज से अगर हम 3 डेकेड पहले देखें तो प्राइवेट स्कूल कोई था, तो गवर्नमेंट स्कूल ही कैटर कर रहे थे। लेकिन जब आबादी बढ़ने लगी तो फिर प्राइवेट स्कूल भी आ गए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में इतनी जगह नहीं थी। तो अब अगर ये एक आइडियल सिचुएशन होती जो कि कानून हमारे के मुताबिक कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलके ये काम करें, तो एजुकेशन फाउंडेशन वहाँ पे एंटर हुई। तो जो पहला इशू हमारा एजुकेशन में, जैसे आपने कहा कुछ मुश्किलात हैं या वो हैं, पहला इशू यही था कि जो हमारी पॉपुलेशन है इस एज ब्रैकेट की, हमारा जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट साइड पर वो इतना नहीं है कि वो सारी पॉपुलेशन को कैटर कर सके। तो फॉर इंस्टेंस हमारे पास गवर्नमेंट में जो है वो हम कहते हैं कि 1 लाख के करीब स्कूल रूम्स अवेलेबल हैं, क्योंकि हमारे स्कूल जो है वो 1 रूम स्कूल भी हैं, 2 रूम स्कूल भी हैं, 5 रूम भी हैं, ज़्यादा भी हैं। लेकिन टोटल जो अगर क्लासरूम देखे जाएं तो हमारे कोई 1 लाख के करीब बनते हैं। और हमारे अगर से हम कहते हैं कि 50 लाख बच्चे भी इस वक्त हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 50 बच्चे एक क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। तो ये काफ़ी नाकाफ़ी है। फिर हमारा जो सेकेंडरी डेटा है, प्राइमरी डेटा तो अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन सेकेंडरी डेटा ये सजेस्ट करता है कि तकरीबन 36 लाख से 40 लाख के करीब बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अभी भी स्कूल के सिस्टम से बाहर हैं। तो अगर पहले ही जो आपके क्लासरूम हैं वो आपकी जो रिपोर्टेड इनरोलमेंट है उसको कैटर नहीं कर पा रही, तो वो जो नई इनरोलमेंट आएगी वो कहाँ बैठेगी। हम हर साल कहते हैं कि जी हमने इनरोलमेंट की ड्राइव चला दी कि मज़ीद बच्चे आएंगे, मज़ीद बच्चे आएंगे तो सही, बैठेंगे कहाँ पे। और फिर एक और क्वेश्चन है कि जो हमारे पास 1,10,000 या 12,000 के करीब टोटल जो स्कूल रूम्स हैं हमारे पास, उन स्कूल रूम्स की कंडीशन कैसी है। कई जगहों पे 2 फॉर एग्जांपल क्लास का स्कूल है,
तो उसमें भी एक जो रूम है वो ख़राब होता है, वो टूटा फूटा हुआ है, डेंजरस है, एक ही क्लासरूम जो है वो इस काबिल होता है कि उसमें पढ़ाई हो सकती है। तो उसमें एक क्लासरूम में ज़्यादा से ज़्यादा चले आप 40 बच्चे बिठा देंगे तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आप इनरोलमेंट की ड्राइव भी करें कि जी ज़्यादा बच्चे आएँ, और हम यकीनन हर गवर्नमेंट चाहेगी कि आए बच्चे आएँ। हुकूमत ने तो कानून बना दिया जिसमें एजुकेशन कंपलसरी कर दी, फ्री कर दी, कि जहाँ पर भी हो अब ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि बच्चों तक तालीम पहुँचाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर सिर्फ हम वो जो एक ट्रेडिशनल तरीका है तालीम का, हम उससे हट के भी कोई और तरीके भी हम देखें कि कैसे किया जा सकता है। तो यही काम सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का है, और बाकी भी जो प्रोविंसेस में फाउंडेशन है वो भी यही काम कर रहे हैं। तो हमने उस हिसाब से पर्टिकुलरली 2014-15 से लेके जो फॉर्मल स्कूल्स को जो बढ़ाने का प्रोग्राम शुरू हुआ है, उस प्रोग्राम ने बहुत सारा जो अपनी बुनियाद मजबूत की है। और हमारे पास इस वक्त कोई 7.5 लाख के करीब बच्चे हैं जो कि हमारे मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनको मैनेज करने वाला प्राइवेट आदमी है लेकिन उनकी सपोर्ट करने वाली हुकूमत है। मिलजुल के हमने एक मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाया, उसकी असेसमेंट का तरीक़ेकार बनाया। ये सारी चीज़ें फिर हम मिलजुल के प्राइवेट और पार्टनर हम मिलके करते हैं। हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइडेड है कि हमारे क्या काम है, उनके क्या काम है। तो एक ये है, और बाकी फाउंडेशंस में भी है कि अगर ये ऑपरेटर जो है वो स्कूल जो पार्टनर जो है वो अगर ये काम नहीं कर सकता या उसका स्कूल मुसलसल फेल हो जाता है तो फिर इतने अरसे के बाद कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। मैंने एक काम ये किया है कि हम किसी भी, और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने का मतलब ये होता है कि स्कूल बंद हो जाएगा। तो मैंने एक ये काम ये किया है पॉलिसी वाइज कि आइंदा कोई स्कूल बंद नहीं होगा। अगर टर्मिनेट होगा तो ऑपरेटर होगा, स्कूल नहीं टर्मिनेट होगा, क्योंकि स्कूल में बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो हम बच्चों को तो टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो स्कूल को बंद करना जाती है, स्कूल बंद नहीं होगा। पार्टनर को आप टर्मिनेट कर दें कि पार्टनर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कोई दूसरा आदमी आ जाए वो स्कूल चला ले, हो सकता है वो बेहतर परफॉर्म करे। एक दूसरी बात यह कि हम ये भी देखें कि स्कूल अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो सिर्फ पार्टनर का काम है या हमारा भी कुछ काम है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर एक स्कूल फेल होता है तो वो सिर्फ पार्टनर का फेलियर नहीं है, हमारा भी उसमें हिस्सा है। हमें भी देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें जो सपोर्ट अगर हम दें तो वो स्कूल बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देगा। अगर हम अपने असेसमेंट के तरीक़ेकार को थोड़ा बेहतर बनाएं, हम मॉनिटरिंग को थोड़ा बेहतर बनाएं। फॉर एग्जांपल हम एक स्कूल में मॉनिटरिंग होती है, असेसमेंट होती है, और उसका हेड काउंट कम आ जाता है या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वो पूरा साल उसको पेनल्टी चल लगती है। अगर इसकी बजाय हम इसको हिस्सों में बांट दें, हम मॉनिटरिंग 2 दफ़ा कर लें, 3 दफ़ा कर लें, एक दफ़ा उसका हेड काउंट कम होगा हो सकता है 2 महीने के बाद उसका हेड काउंट बेहतर आ गया हो। क्योंकि अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे तो वो तो फिर और पीछे चला जाएगा ना, फिर वो इम्प्रूव नहीं करेगा। तो स्कूल को हमने इम्प्रूव करना है, पार्टनर को हम टर्मिनेट कर दें, दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन स्कूल को हम बंद नहीं करेंगे, बच्चों को हम बे स्कूल नहीं होने देंगे, ये हमारा है। तो मुश्किलात यकीनन आपने बताया, टीचर्स की मुश्किलात हैं, गवर्नमेंट के स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं उतने जितने होने चाहिए। कई स्कूल हैं जिनकी हालत बड़ी ख़राब है, वो रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हो रही है, क्योंकि उसका फिर सरकार का एक तरीक़ेकार है रिपेयर मेंटेन करने का, उसके मुताबिक आप हर स्कूल में हर वक्त नहीं पहुंच सकते। प्राइवेट पार्टनर का ये है कि वो चूँकि रोज़ाना ऑपरेटर उधर बैठा हुआ है, वो देखता है कि ये इधर रंग ख़राब हो गया, वो उस वक्त रंग कर देता है, वो देखता है टोंटी टूट गई है, पाइप टूट गया है, वो उस वक्त ही उसको चेंज कर देता है, वो इंतज़ार नहीं करता कि साल के बाद फंड्स आएंगे तब मैं करूँगा। तो ये एक फ़र्क है कि जिसने हमारे स्कूलों की जो मेंटेनेंस है, ACF के जो ऑपरेटर्स की स्कूल्स की जो मेंटेनेंस है वो कई गुना बेहतर है। हुकूमत में ये प्रॉब्लम ज़रूर है। तो इन इश्यूज़ को गवर्नमेंट भी इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर सकती है, SMC फंडिंग के ज़रिए रिज़ॉल्व किए जा सकते हैं इश्यूज़। तो यही वो मुश्किलात हैं जो कि पब्लिक स्कूल सेक्टर में हैं और जिनको ACF जो है वो उस गैप को फिल करता है ताकि बच्चे स्कूल से बाहर न रहें, स्कूल आना शुरू हो जाए। फाउंडेशन को देखा जाए तो लगभग 30 साल गुजर चुके हैं, और आपा अनीता गुलाम अली जिसका आपने जिक्र किया कि वो फाउंडिंग वो हैं, वो और साथ साथ जो मैडम नाहिद शाह दुरानी साहब है, उन्होंने भी बतौर इदारे के सरबराह काम किया यहाँ पे। आप किस तरह देख रहे हैं सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के लगभग इन 30 सालों को, 1992 से लेके 2021 तक क्या कारकर्दगी रही ओवरऑल? देखिए, जैसे मैंने बताया शुरू का जो है, अगर आप पीरियड देखें तो आपा के दौर से जो शुरू हुआ है तो उस वक्त इनफॉर्मल स्कूल, कम्युनिटी स्कूल, होम बेस्ड स्कूल,
इस तरह के प्रोजेक्ट थे। और फिर वर्ल्ड बैंक से आया जिसमें PPRS शुरू हुआ, तो ये शुरुआत थी फॉर्मल स्कूल्स की। हालांकि वो स्कूल्स भी जिस हालत में थे वो इतने अच्छे स्कूल्स नहीं थे, क्योंकि वो डीप रूरल एरियाज़ में थे, डिफ़िकल्ट एरियाज़ में स्कूल थे, और फिर कोई स्टैंडर्ड्स एक उस तरह से डेवलप नहीं किए गए थे कि एक स्कूल जो है वो SCF का वो कैसा होना चाहिए। तो क्योंकि मेन थ्रस्ट जो मैं समझता हूँ उस वक्त SCF का था या आपा का था, वो ये था कि बच्चे किसी तरीके से स्कूल में आएँ और उनकी तालीम शुरू हो जानी चाहिए। चाहे वो एक स्कूल में उन्होंने शुरू किया कि हम एक स्कूल में जो बच्ची है अगर वो मैट्रिक पढ़ी हुई है तो हम उसको इतने पैसे दे देंगे कि वो अपने पड़ोस से बच्चे बुलाए, उनको पढ़ाए स्कूल में, तो वो इन अ वे तालीम का एक जो अमल है वो शुरू हो जाए। और कई सालों तक ये इस तरह से चलता रहा। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी बीच में आए जिसकी वजह से वो एक बुनियाद मजबूत हुई इसकी, और इसी बुनियाद की वजह से फिर ये हुआ, मुख्तलिफ जो प्रोग्राम थे PPRS, SES, इन्हीं की वजह से फिर ये हुआ कि 2014-15 में आके फिर बाकायदा फार्मल स्कूल्स का प्रोग्राम एक शुरू हुआ। तो वो फार्मल स्कूल्स का जो प्रोग्राम शुरू हुआ और उसको इतना अच्छी उसकी जो रिस्पांस मिला लोगों में और बच्चों में कि अब बच्चे जो हैं वो इवन प्राइवेट अच्छे भले स्कूलों से छोड़ के भी SCF के स्कूल में आते हैं। तो वो इसी वजह से आते हैं कि तालीम का जो मयार था उसको बेहतर किया गया। फिर नेचुरली प्राइवेट स्कूलों में कभी बच्चे फ़ी देते हैं, कभी नहीं देते, कभी पेरेंट्स के साथ कोई मसाइल होते हैं, क्योंकि वो भी जो रूरल एरियाज़ में पेरेंट्स रहते हैं वो कोई इतने अमीर लोग तो नहीं होते ना। ज़्यादातर हमारा यही होता है कि फसल उतरेगी तो फिर मैं पिछले 6 महीने की फ़ी दे दूँगा, तो स्कूल तो हर महीने चलना है, वो 6 महीने के इंतज़ार में तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने जो उनको एक ये सस्टेनेबिलिटी आ गई कि हर महीने मुझे या हर क्वार्टर में मुझे इतने पैसे मिलेंगे, हर 3 महीने बाद मुझे 3 महीने के पैसे मिल जाएंगे कि जिससे मैं अपना आगे 3 महीने मैंने स्कूल चलाना है। तो ये एक सस्टेनेबिलिटी आई। फिर हमने उनके साथ कहा कि अब जब हम इतने पैसे दे रहे हैं तो टीचर्स की भी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, फर्नीचर भी बेहतर आना चाहिए, स्कूल का एनवायरनमेंट भी बेहतर हो, क्योंकि जो हमारी तजुर्बा जो है एजुकेशन में रहते हुए वो ये है कि बच्चा स्कूल में आता तब है या उसके पेरेंट्स उस बच्चे को उस स्कूल में ले आते हैं जिसका उनको पता हो कि इस स्कूल का माहौल अच्छा है। अगर स्कूल का माहौल अच्छा है, अब स्कूल के माहौल में 2-3 चीज़ें आती हैं। स्कूल मेंटेन कैसा हुआ है, स्कूल में टीचर कैसे हैं, स्कूल का अब्यूज़िव माहौल तो नहीं है जो पढ़ाने वाला है, जो सिलेबस आता है पढ़ाया जाता है वो रोज़ाना बच्चे को पढ़ाया भी जाता है कि क्या होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो बच्चे को या उसके पेरेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं कि वो उस स्कूल की तरफ आएँ। दूसरी बात जिसकी वजह से ज़्यादातर बच्चे स्कूल से निकल जाते हैं वो ये होता है कि डिस्टेंस ज़्यादा अगर हो तो एक तो कुछ लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, हालात की वजह से भी पेरेंट्स पसंद नहीं करते कि मेरा बच्चा 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चल के, हमारे दौर में तो 3-3 5-5 क्योंकि स्कूल थोड़े थे, सिर्फ गवर्नमेंट के स्कूल थे, तो 5-5 7-7 किलोमीटर से पैदल भी सुबह के टाइम रोटी खा के बच्चे निकल आते थे, स्कूल में पढ़ा, फिर वापस जाके घर खाना खाया। तो वो भी सिलसिला नहीं हो सकता। दूसरा जो एक पनिशमेंट कहना चाहिए, कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है, ये बच्चों को कर देती है कि जिसकी वजह से वो स्कूल छोड़ जाते हैं। तो यही चीज़ें थी जो सीख के हमने अपने जो तरीक़ेकार है स्कूल ऑपरेट करने का SCF का, उसमें हमने ये चीज़ें शामिल की। कॉर्पोरल पनिशमेंट हमारे स्कूल में नहीं हो सकती, ये मुमकिन नहीं है। हमारे स्कूल में हम कोशिश करते हैं कि हम आधे किलोमीटर की रेंज में हमारा स्कूल हो जहाँ से कि बच्चे इजीली एक्सेस कर सकें उसको। कई जगहों पे जहाँ पे फासला ज़्यादा है वहाँ पे हमारे जो स्कूल ऑपरेटर्स हैं वो ट्रांसपोर्ट भी दे के बच्चों को ले आते हैं। कई रूरल एरियाज़ में जहाँ पे टीचर अवेलेबल नहीं है वहाँ पे वो टीचर्स को बड़े शहरों से या किसी और से जगह से लाते हैं और उनके लिए रहने का इंतज़ाम कर लेते हैं ताकि वो कम से कम 5 दिन तो वो स्कूल में रहे, पढ़ाए, फिर 2 दिन अपने वीकेंड पे घर चला जाए, फिर वापस आ जाए और फिर रहे वहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने SCF ने अपने स्कूलों को इम्प्रूव करने के लिए शुरू की। अच्छा, एक और चीज़ है जो हम भी देख रहे हैं, नसीर और हमने भी डिस्कस किया और शायद SCF की मैनेजमेंट भी इस बात को समझ रही है कि प्राइमरी के लेवल पे तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन जब ये सेकेंडरी भी आता है तो वो सुकड़ जाता है, फिर जब हायर सेकेंडरी पे जाता है तो और ज़्यादा सुकड़ जाता है। तो ये कुछ ट्रायंगल बन रहा है। आप इस वाले से क्या करें ताकि वो जो गैप इस तरह से यार उसको थोड़ा सा आप ऐसे कर सकें? ये जो पिरामिड बन रहा है आप बता रहे हैं, पिरामिड तो वैसे भी एजुकेशन में बनेगा ज़रूर, चूँकि प्राइमरी पे फैलाव ज़्यादा होता है और फिर आस्ता आस्ता जाके यूनिवर्सिटी या प्रोफेशनल एजुकेशन पे कम होता जाता है। पिरामिड तो होता है, लेकिन हमारे पास ये हालत थी कि वो सिर्फ नीचे वाला बेस था,
उसका वो जो पिरामिड बनना चाहिए वो पिरामिड बन नहीं रहा था एक्चुअली। ये इशू है एक्चुअली कि वो उसके बाद मिडिल एजुकेशन जो है, एलिमेंट्री है, Drop out हो हायर जाता है। सेकेंडरी है, फिर यूनिवर्सिटी तक जो है। अब अगर हमारे हिसाब से आप देखें तो 1000 बच्चे जो प्राइमरी में आते हैं उनमें से शायद 5-7 बच्चे पहुंचते होंगे यूनिवर्सिटी लेवल पे, बाकी कहीं रह जाते। तो ये एक इशू है, लेकिन ये इशू ओवरऑल था कि हमारे 100 में से 93% जो स्कूल थे वो प्राइमरी स्कूल थे और बाकी 7% में मिडिल भी थे, सेकेंडरी भी थे, कॉलेजेस भी थे, बाकी सारी चीज़ें उसमें थी। लेकिन अब जो ये तब्दीली आई है कि हमने स्कूल और ACF ने, हमने इस साल हमने जितने भी स्कूल बनाए हैं हमने ये कर लिया कि प्राइमरी स्कूल हमने नहीं बनाना, अब हमने सिर्फ एलिमेंट्री स्कूल बनाने या सेकेंडरी स्कूल बनाने। तो हमने शुरुआत इससे की और इसलिए हमारी इस साल जो नए स्कूल जो आए हैं 940 के करीब, वो तमाम के तमाम एलिमेंट्री स्कूल हैं और कोई 50-60 स्कूल ऐसे हैं जो कि सेकेंडरी और हाई स्कूल हैं, बाकी तमाम एलिमेंट्री स्कूल हैं। और जो एलिमेंट्री स्कूल भी हमने दिए हैं जिन लोगों को भी, उनको भी हमने ये बता दिया, पहले वाजे कर दिया कि ये आज ये स्कूल एलिमेंट्री हैं, ये 8वीं क्लास तक हैं, लेकिन हम चंद साल के बाद आपकी प्रोग्रेशन देखेंगे कि 8वीं क्लास के बाद बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो अगर वहीं पर ही बच्चों की तादाद इतनी है कि उसी स्कूल को अपग्रेड हो जाना चाहिए फिर 9वीं 10वीं के लिए, तो वो करेंगे और हमने अपग्रेडेशन की इसलिए पॉलिसी भी बना दी। और अगर वो 10वीं के बाद फिर 11वीं 12वीं में भी वो स्कूल जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है कि वो स्कूल वहाँ तक भी जा सकें। तो लिहाजा अब फोकस हमारा जो है वो प्राइमरी एजुकेशन पे नहीं है, लेकिन एलिमेंट्री और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन पर है। अच्छा खाई साहब, जैसे आपने मुख्तलिफ अदवार के हवाले से बताया, ACF के जो मुख्तलिफ दौर और मुख्तलिफ सरबराह गुजरे, तो हम आपके हवाले से भी जानना चाहेंगे आपका जो एक्सपीरियंस हम देखते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जैसे आपने चलाए, उसका जिक्र भी किया। तो ACF में आने के बाद आपने क्या तब्दीलियाँ, यहाँ पर क्या तब्दीलियाँ लाए और उन तब्दीलियों के नताइज क्या आए आपकी नज़र में? तब्दीली तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ACF में जो पहले हमारे जो MD रहे हैं, पहले मैडम अनीता और उसके बाद मैडम नाहिद ने जो यहाँ पे काम किया है, उन्होंने उसको बड़ी अच्छी बुनियाद एक फ्राहम कर दी। अब मेरा ये काम था कि उस बुनियाद के ऊपर मज़ीद कैसे इमारत को कैसे खड़ा किया जाए। तो जो काम 2014-15 से लेके फॉर्मल स्कूल्स वाला हुआ, फिर मिडिल स्कूल और हाई स्कूल वाला हुआ, उसको कंसोलिडेट करना था, कंसोलिडेट करके फिर उसको आगे बढ़ाना था। हमारी उस वक्त जब मैं यहाँ पे 2019 में आया हूँ और जब मैडम नाहिद यहाँ से गई हैं, तो हमारी कोई 4,25,000 के करीब, 4,50,000 के करीब इनरोलमेंट थी। तो मेरा ये गोल था 2019 में, मैंने ये सोचा था कि मैंने इसको 10 लाख पे लेके जाना है आइंदा 5 साल में, 10 लाख बच्चों पे। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब हमारा पहला ही इनिशिएटिव हम शुरू करने लगे तो कोविड की वजह से हमारा, और कोविड का पीरियड तो शायद सवा साल का पीरियड था जिसने डिस्टर्ब किया, बल्कि तकरीबन 2 साल का पीरियड हो गया है जो उसको 1.5 साल का। लेकिन वो पीरियड ऐसा था जिसने 2 एकेडमिक ईयर को डिस्टर्ब किया। तो वो 2 एकेडमिक ईयर का जो हमारा इनिशिएटिव हो सकता था वो इससे सफ़र हुआ। लेकिन फिर हमने कोविड के आखिर वाले पीरियड में हमने फिर सोचा कि आगे नज़र आ रहा है कि शायद ये आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीनेशन और बाकी चीज़ों से कंट्रोल हो जाएगा, तो हमने फिर ये अपनी एक्सपेंशन की ड्राइव को शुरू किया। और अल्लाह का करम है ये, और लोगों का ताउन है और उनका ट्रस्ट है एजुकेशन फाउंडेशन पे, और सबसे बढ़ के हमारा जो अपना बोर्ड है और जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, चीफ मिनिस्टर साहब है, मिनिस्टर साहब, उनका जो ट्रस्ट है, उसकी वजह से हमें पहले ही साल में तकरीबन 3 लाख बच्चों का हमें बूस्ट मिल गया है। क्योंकि कोविड की वजह से कई छोटे मोटे स्कूल, प्राइवेट स्कूल बंद हुए थे, तो लास्ट ईयर जो हमारी इनरोलमेंट थी वो 4,25,000 से बढ़ के 4,80,000 तक पहुंच गई थी। तो इस साल हमारा जो है वो 7.5 लाख के करीब जो हमने नए स्कूल ऐड किए हैं उनमें 7.5 लाख। लेकिन अभी जो हमारी मॉनिटरिंग की टीम अभी लास्ट वीक ही वो मॉनिटरिंग करके वापस आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि हमारा ये नंबर तकरीबन 7.25-8 लाख बच्चों तक इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएगा। और हम इंशाल्लाह कोविड के 2 सालों के बावजूद भी अब 5 साल के बजाय
3 साल में मेरा प्रोग्राम है 10 लाख बच्चों का टारगेट इंशाल्लाह ताला करने का। अगर आप इस तरह से देखें तो 7.5-8 लाख बच्चे हमारे इसमें हैं, कोई तकरीबन 1.25 लाख बच्चे हमारे अडॉप्टेड स्कूल्स में हैं, वो भी एक बड़ा नंबर है। फिर हमारे 45,000 के करीब हमारे बच्चे जो हैं वो जो हमारे नॉन फार्मल सेंटर्स हैं उसमें हैं। और हमें अभी जो गवर्नमेंट ने हमें बोर्ड ने अप्रूवल भी दे दी है कि गवर्नमेंट के स्कूल जो नॉन फंक्शनल स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे और वहाँ पे आबादी मौजूद है कि जहाँ से बच्चे स्कूल में आ सकते हैं, हमारे पास कोई तकरीबन 400 के करीब उन स्कूल्स का भी एनओसी मौजूद है। सही। तो अगर हम अब नेक्स्ट हम उन स्कूलों को टेकअप करने जाएंगे तो आई एम श्योर कि हम इंशाल्लाह ताला अगले साल 2 साल के अंदर 10 लाख की फिगर तक हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, जैसे आपने कोविड का जिक्र किया तो उसी हवाले से मेरा भी कुछ सवाल था। तो मैं, सारी दुनिया मुतासिर हुई, हमारा मुल्क और सूबा भी हुआ, तो उन दिनों में ACF की क्या एफर्ट्स रही एजुकेशन को कंटिन्यू किया जाए? मुश्किलात तो जाहिर सी बात है दरपेश आई, तो आपकी पॉलिसी क्या रही और किस तरह बच्चों के एजुकेशन को कंटिन्यू रखा गया? पूरी दुनिया में कोई 1.5 अरब के करीब स्टूडेंट्स थे मुख्तलिफ एज ब्रेकेट के जो इससे मुतासिर हुए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 1.5 अरब बच्चे, कुछ बड़े भी होंगे जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के थे, कि जो रोज़ाना घर से सुबह जाते हैं और शाम को घर वापस आते हैं। एक रूटीन, एक लाइफ पूरी बनी हुई है। पेरेंट्स का भी इसी तरीके से रूटीन बना हुआ है। और ये 1.5 अरब बच्चे एकदम लॉकडाउन हो गया कि ना वो घर से बाहर जा सकते हैं, ना वो कुछ कर सकते हैं, ना पढ़ाई का कोई, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त तो कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं था ना, क्योंकि अच्छे से अच्छे स्कूल, इवन यूनिवर्सिटीज़ ने भी जो है इट टुक देम अराउंड 6 मंथ्स कि वो कोई ऑनलाइन वगैरह भी पढ़ाई का कोई सिस्टम इस्टेब्लिश कर सकते। तो स्कूल्स के लिए तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा था, और फिर ये गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए तो और ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ पर तो डिजिटल लर्निंग का या कंप्यूटर का या तो कोई तस्वुर ही नहीं था। और फिर गवर्नमेंट के स्कूल या जो ACF के ऑपरेटेड या सपोर्टेड स्कूल हैं वो तो फिर ऐसे रूरल एरियाज़ में हैं कि जहाँ पर ना बिजली है, ना इंटरनेट की फैसिलिटी है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये बड़ा एक मुश्किल मरहला था। लेकिन जब नवंबर-दिसंबर 2019 में पूरी दुनिया में इसका कोविड का हो रहा था और जनवरी में बहुत ज़्यादा उसका लास्ट ईयर इसकी आने लगा, तो हमें एक एहसास हुआ कि शायद ये, क्योंकि दुनिया में बाकी जगहों पे अगर लॉकडाउन, चाइना में उस वक्त लॉकडाउन हो गया था, तो अगर बाकी लॉकडाउन वाली सूरत आ जाए तो हमें कुछ ना कुछ इस तरफ देखना चाहिए, करना चाहिए। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट के साथ हमने एक रब्ता किया। उन्होंने भी हमारे साथ चाहा कि जी हम आपको एजुकेशन के पर्पज़ के लिए हम आपको सपोर्ट करने में काम करेंगे। तो हमारा जो ट्रेनिंग यूनिट था, मैडम शाहपारा जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने और हमारे निसार साहब ने मीडिया साइड से, कम्युनिकेशन साइड से उनके साथ जो बातचीत की, और उन्होंने कहा कि जी हम इसमें आपके साथ करने के लिए, तो हमारा पहला ये था कि हम अपने टीचर्स को ट्रेन कर लें और जो हमारे वो एम्प्लॉइज़ जो इमीडिएटली इन्वॉल्व हैं इसमें हम उनकी ट्रेनिंग करा दें, ताकि फिर आगे फिर स्टूडेंट्स का और फिर बाकी सिलसिला चल सके। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिस दिन हमारा पहला ट्रेनिंग सेशन हमने रखा था, उसी दिन हुकूमत ने रात को अनाउंस कर दिया कि लॉकडाउन हो गया। तो जो पूरी ट्रेनर वगैरह भी जो पूरी फैसिलिटी थी वो सारा कुछ हमें कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की और हमारे ट्रेनिंग यूनिट के अपने कोशिश से हमारे ट्रेनिंग यूनिट के लोग आते रहे। हालांकि सरकारी तौर पे ऑफिसेज बंद थे, लेकिन कुछ लोगों ने वॉलंटरीली ये काम किया कि कुछ घर से, कुछ आके उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके ऑनलाइन एक ट्रेनिंग में प्रोग्राम बनाया, और फिर तमाम टीचर्स को हमने रिक्वेस्ट की कि जी वो रजिस्टर हों प्लेटफॉर्म पे। कोई 9000 के करीब हमारे टीचर्स थे, वो रजिस्टर हुए इसके ऊपर। हालांकि उनमें से मेरे ख्याल में एक्चुअल ट्रेनिंग में तो 3000 कुछ आए, क्योंकि बाकियों के पास और इश्यूज़ थे कि कहीं बिजली नहीं है, कहीं पे इंटरनेट का नहीं है। तो बहरहाल वो टीचर्स, उनकी ट्रेनिंग हुई, उनको समझाया गया कि आपने क्या करना है। फिर हमारे ट्रेनिंग यूनिट ने कुछ मटेरियल डेवलप किया, वो मटेरियल इन ईमेल्स वगैरह के ज़रिए से पार्टनर्स तक पहुंचाया गया। पार्टनर्स ने उसके प्रिंट लिए, प्रिंट लेके वो हार्ड कापी की सूरत में उन्होंने बच्चों के गाँव में उनको एज होमवर्क पहुँचाया। और अभी हमारी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट से हमें पता चल रहा है कि उस वक्त जो हमारे 1600 कुछ स्कूल थे, 1700 1700 कुछ स्कूल थे,
उनमें से तकरीबन कोई 1400-1500 स्कूलों ने ये काम किया, और उसमें से भी फिर आगे कोई 1100-1200 स्कूलों में बच्चों ने होमवर्क करके अपना होमवर्क वापस स्कूल में जमा भी करवाया। हम अब फर्दर उसको डेटा को सेग्रीगेट कर रहे हैं कि जेंडर वाइज बच्चे कितनी थे, बच्चियाँ कितनी थीं, कौन से स्कूल थे, जिन्होंने नहीं करवाया उनमें क्या इश्यूज़ थे। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है कि टीचर्स को भी ये एहसास था कि बच्चों को हमने पहुंचाना है होमवर्क। जो हमारा स्कूल ऑपरेटर था, हमारा जो पार्टनर था, उसको भी ये एहसास था, और बच्चों को और उनके पेरेंट्स को भी ये एहसास था कि हमने कुछ काम करना है। फिर हमारे कई स्कूलों में जो है वो हम जो टीचर्स थे उनकी एक्चुअली कि जब वो रजिस्टर हो गए और उनको हमारे ट्रेनिंग यूनिट की तरफ से मटेरियल भी पहुंचता रहा, यूट्यूब पे सारा मटेरियल हमने अपलोड किया, एडिशनल मटेरियल भी उन दिनों में अपलोड हुआ। तो वो जब मटेरियल उन तक पहुंचा तो बहुत सारे उन्होंने एक डिजिटल क्लास जो थी, डिजिटल क्लास का कॉन्सेप्ट भी हमने किया। सारे स्कूलों में नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में ये भी कॉन्सेप्ट हुआ कि बच्चे 100% बच्चे नहीं भी आ सके होंगे, क्योंकि सबके पास शायद इवन मोबाइल फ़ोन जैसी फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं होगी। तो जिनके पास भी अवेलेबल थी उनके पेरेंट्स ने यकीनन अपने मोबाइल फ़ोन दिए होंगे। तो वो बच्चे उस डिजिटल क्लास का हिस्सा बन गए, जिसमें उनको असाइनमेंट मिलती थी और वो ऑनलाइन असाइनमेंट भी करते थे और सबमिट भी करते थे। तो एक कॉन्सेप्ट, यानी पहले गवर्नमेंट के जिसको कंप्यूटर की तरफ एक्सपोजर ही नहीं था, एटलीस्ट इस पेंडेमिक ने ये किया कि उनको वो एक्सपोजर हुआ। फिर हमारे पास ACF में मैडम नाहिद का ही ये शुरू किया हुआ प्रोग्राम था, एक इंस्टॉल का प्रोग्राम और स्मार्ट उसका स्कूल का। तो उसमें हमारे कोई करीब 500 के करीब हमारे स्कूल ऐसे थे जिनमें ऑडियो विजुअल रूम बने हुए थे। तो वहाँ पे टीवी सेट भी था, कंप्यूटर भी अवेलेबल थे। तो उन बच्चों को ऑलरेडी, क्योंकि हमारे जहाँ पर भी ऑडियो विजुअल रूम है, वहाँ पे हर क्लास के जो बच्चे हैं उनको ये फैसिलिटी मिलती है कि वो जब अपना एक कोई लेसन पढ़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स का पढ़ लिया या जियोग्राफी का लेसन पढ़ा या फिज़िक्स का पढ़ा, तो उसके बाद उन्हीं बच्चों को फिर टीचर उस ऑडियो विजुअल रूम में लेकर आता है, वही चीज़ फिर उनको टीवी पे दिखाता है कि ये कैसे हो रही है। और फिर जो हमारा यूट्यूब पे जो हमारा कंटेंट है वो फिर लेक्चर उसमें चलाए जाते हैं, जिसमें वो इन अ वे आप समझें कि आप देख सकते हैं कि जो मुझे किताब से पढ़ाया गया है वो एक्चुअली वो बच्चे होता हुआ भी देखते हैं टीवी पे कि वो कैसे हो रहा है। तो वो एक हमारा इस तरह मिक्स है लर्निंग का कि बच्चा किताब से भी पढ़ता है, होता हुआ देखता भी है, और फिर प्रैक्टिकली फिर वो अपनी लैब में जो है वो उसका एक्सपेरिमेंट भी करता है, तजुर्बा भी करता है। तो उससे ये हुआ कि वो जितने भी बच्चे थे जो क्लास में ये काम करते थे, तो उनको एक्सपोजर था कि मैंने टैबलेट कैसे इस्तेमाल करना है, मोबाइल फ़ोन कैसे इस्तेमाल करना है, कुछ के घरों में शायद कंप्यूटर या लैपटॉप भी होगा। तो वो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और वो एकदम से डिजिटल क्लास में भी आ गए, और उन्होंने जो डिस्टेंट लर्निंग थी या जिसको हम ई-लर्निंग कहते हैं उसमें वो बच्चे इन्वॉल्व हो गए। और कई बच्चे माशाल्लाह इतने अच्छे निकल आए कि वो टीचर्स हैरान थे कि ये बच्चा हमसे भी आगे जा रहे हैं। तो और यही एक वजह है कि हम आगे जो देख रहे हैं कंटेंट अपना नेक्स्ट एकेडमिक ईयर्स के लिए, वो हम समझते हैं कि अब जो है वो पढ़ाई सिर्फ किताब से और फिज़िकल पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि हमें खुद ही एक मिक्स कर देना चाहिए डिजिटल लर्निंग का और फिज़िकल लर्निंग का। वैसे तो क्लास पढ़ाई जो है वो फिज़िकली है, क्लासरूम के माहौल में ही पढ़ाई हो सकती है, बाकी पढ़ाई मुश्किल है। दुनिया के इवन सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ ने भी ये कह दिया कि जी ये डिस्टेंट लर्निंग एक हद तक हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। तो लेकिन लिहाजा एक ऐसा हम कंटेंट अपना बना दें कि जिसमें एक्सपोजर होना चाहिए। अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी सूरत हाल हो तो सबको एकदम, ताकि वो घर बैठे बच्चे सिर्फ फारिग ना हो बल्कि एक पढ़ाई का शुरू हो सके। तो हमारा जो अभी नेक्स्ट मंथ हम जो हेड टीचर्स हैं हमारी, उनकी हम ट्रेनिंग का एक सेशन शुरू कर रहे हैं, और उसमें ये एक मॉड्यूल होगा डिजिटल लर्निंग का कि डिजिटल लर्निंग कैसे होगी और उसको मॉनिटर कैसे किया जाएगा और उसके तहत असेसमेंट कैसे होगी। तो ये एक मॉड्यूल होगा जो हम हेड टीचर्स को पढ़ाना चाहेंगे, और फिर आगे इंशाल्लाह टीचर्स की ट्रेनिंग में भी होगा। अच्छा, इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जब ग्राउंड पे हम गए, हमने विज़िट किया मुख्तलिफ स्कूल्स को, फील्ड में गए, हमने देखा कि वहाँ पे ऑडियो विजुअल्स रूम्स भी थे, वहाँ पे लैब्स भी थी, और काफ़ी ख़र्चा हुआ था बच्चों की बेहतरी के हवाले से।
तो आपको लगता है कि जितने पैसे या जो उनके अखराजात हैं वो इस तरह से पूरे होते हैं, क्योंकि उसकी वजह एक ये भी है कि फाउंडेशन ने उनको रेस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है कि आप ट्यूशन भी नहीं दे सकते, आप जो है वो हमारी मर्ज़ी के अलावा दूसरी शिफ्ट भी नहीं चला सकते, और जो है वो जितने भी आपको अखराजात है वो हमें ही आपको देने, आप दूसरी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए वो कैसे अपने अखराजात पूरे करते हैं? देखें, अखराजात तो उनके पूरे हो रहे हैं, इसलिए जब हमने इस मरतबा नए स्कूलों के लिए इश्तिहार दिया तो हमारे पास 6-7 हज़ार एप्लीकेशन आ गई। सो दैट मीन्स कि जो लोग, और उनमें सारे लोग नए नहीं थे, नए भी थे और वो भी थे जो ऑलरेडी हमारे स्कूल चला रहे हैं, वो भी लोग थे उसमें। और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं हमारे पास, जेबिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस रिसोर्स है, TCF है, तो इस तरह बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ, CFC है, ये हमारे साथ काम कर रही हैं, तो दे आर सेटिस्फाइड, इसी वजह से वो हमारे साथ काम करें, बल्कि और वो अपने काम को बढ़ा रहे हैं। जो वहाँ पे कंप्यूटर रूम है, लैब है, यकीनन इसका फ़ायदा है और हम इसके लिए ग्रांट देते हैं। हम इसके लिए ग्रांट देते हैं, कंप्यूटर रूम के लिए भी ग्रांट देते हैं, हम साइंस लैब के लिए भी ग्रांट। टोटल हम 100% ग्रांट नहीं देते, क्योंकि ये इस पर कॉन्ट्रैक्ट, ये काम ऑपरेटर का है कि वो ये चीज़ें इस्टेब्लिश करे, लेकिन फिर भी हम उसको ग्रांट देते हैं ताकि उसको एक सपोर्ट मिले और वो बेहतर चीज़ बना सके, जो भी चीज़ बने। सेकंड शिफ्ट का जहाँ तक ताल्लुक है, कुछ चीज़ों को देखें रेगुलेट करना पड़ता है। अब अगर हम ना करें और सारे स्कूल सेकंड शिफ्ट शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल में वो भी एक अच्छा अमल नहीं होगा। तो सेकंड शिफ्ट है, स्कूल की अपग्रेडेशन है, स्कूल की लोकेशन में थोड़ी बहुत तब्दीली करनी है, कुछ और होना है, इस सब के लिए पॉलिसीज़ बनी हुई हैं। अगर एक आदमी कहता है कि जी मेरे पास 10 कमरे स्कूल में हैं, अब 10 कमरों के हिसाब से वो 300 बच्चे पढ़ा सकता है, चलो मैक्सिमम 350 पढ़ा सकता है। अगर उसके पास इनरोलमेंट 600 बच्चों की हो जाती है और कौन कौन से ग्रेड में हो जाती है हमें पता है, तो फिर अपग्रेडेशन के लिए वो अप्लाई कर सकता है, हम उसको स्कूल को अपग्रेड कर देंगे अगर वो अगली क्लासों के लिए है। तो अगर उन्हीं क्लासों में बच्चे हैं तो वो सेकंड शिफ्ट के लिए अप्लाई कर दे। अगर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और वो शाम के टाइम इस्तेमाल होता है तो क्या हर्ज की बात है इसमें। लेकिन हम फिर ये कहते हैं कि उसका टीचर सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसी टीचर से काम ले रहे हैं तो एक तो वो एक कोई भी टीचर पूरा दिन इस तरह बैठ के नहीं पढ़ा सकता, और फिर इससे थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, क्योंकि जब आप हमसे शिफ्ट दूसरी लेते हैं तो हम उसकी सब्सिडी भी फिर दूसरे स्कूल के हिसाब से देते हैं कि जितने फिर बच्चे उस स्कूल में होते हैं सेकंड शिफ्ट में सब्सिडी भी उतनी मिलती है। तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर तो चले वही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कम से कम टीचर तो नया आना चाहिए जो फ्रेश माइंड के साथ आए और बच्चों को पढ़ाए। तो हम ये चाहते हैं, क्योंकि जितना भी रिसोर्स क्रिएट हुआ है वो भी सारा यही गवर्नमेंट का जो पैसा है, जो सब्सिडी जारी है, इसी से क्रिएट हुआ है रिसोर्स। हालांकि ऑपरेटर की बड़ी इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी बड़ी मेहनत है और उसने अपना भी रिसोर्स लगाया होता है, सिर्फ हमारे से नहीं बना, उसने अपना भी लगाया था। किसी की ज़मीन अपनी है, किसी ने अपना रिसोर्स लगाया, खुद बैठा हुआ है, मैनेज कर रहा है, उसकी अपनी एक एडमिनिस्ट्रेशन की कास्ट है। तो हम ये चाहते हैं कि जो रिसोर्स बना है वो रिसोर्स इस्तेमाल हो, जितना भी हो इस्तेमाल हो सकता है, और हमें कोई इसमें हर्ज नहीं है। हम नए स्कूलों का आपने जिक्र किया तो बहुत सारे जो हमारे देखने वाले हैं, अभी देख रहे होंगे, उनके जहनों में ये भी सवाल होगा कि अप्लाई कैसे किया जाए। अगर कोई नया ऑपरेटर SCF से नया स्कूल लेना चाहे तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, तरीक़ेकार क्या होता है, अगर आप वो बताना चाहें तो। देखिए, बेसिक चीज़ तो ये है कि हम जो सब्सिडी देते हैं वो पब्लिक मनी है, और हम सब इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि पब्लिक मनी का जो इस्तेमाल हो वो केयरफुली होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबली होना चाहिए और पब्लिक के लिए होना चाहिए। अगर ये एलोकेशन हुकूमत करती है, असेंबली करती है बच्चों की तालीम के लिए, तो कोशिश ये करनी है कि 100% पैसा बच्चों की तालीम के लिए खर्च हो, और यकीनन उसको इंश्योर करने के लिए फिर आपको क्राइटेरिया बनाना पड़ता है उसकी सस्टेनेबिलिटी देखने के लिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने एक स्कूल खोला, एक ऑपरेटर आया, उसने समझा कि कोई एक कमर्शियल एक्टिविटी है तो मैं चला जाऊंगा, कुछ महीने मुझे सब्सिडी मिलेगी, स्कूल खुला चला तो ठीक है, वरना फिर मैं छोड़ के चला जाऊंगा। अगर कोई छोड़ के चला जाता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लिहाजा ये डे 1 से इंश्योर करना चाहिए कि हम इस तरह का ऑपरेटर लेकर आएँ, इस तरह का पार्टनर लेकर आएँ जो छोड़ के ना जाए, स्कूल को चलाए। इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम तो हम घर भी नया बनाते हैं तो घर में प्रॉब्लम भी आती हैं, तो वो तो इश्यूज तो आएंगे। अब नई गाड़ी भी लेकर आए तब भी आपको प्रॉब्लम आएगा कि यार इसका टायर इस तरह से नहीं है, इस तरह से होना चाहिए था। तो इश्यूज तो आएंगे, लेकिन इश्यूज को रिजॉल्व कर कैसे किया जाए मिलजुल के, और हमने स्कूल चलाना है। तो बेसिक तो क्राइटेरिया हमारा, इसलिए हम कोशिश ये होती है कि हम क्राइटेरिया वो हो स्कूल को इस्टेब्लिश करने का जो सस्टेनेबल हो, जो स्कूल हमें नज़र आए कि स्कूल आगे चलेगा। स्कूल हमेशा के लिए बनता है, स्कूल एक दिन के लिए नहीं बनता है, 1 साल के लिए।
तो हमारा क्राइटेरिया इस वजह से हम इस तरह का डेवलप करते हैं कि जिसमें सस्टेनेबिलिटी हो, लैंड उसकी अपनी हो जहाँ पे वो स्कूल बनाए ताकि वो स्कूल चल सके, उसके पास इतने रिसोर्सेज हों कि वो स्कूल को कंटिन्यू कर सके, उसकी तालीम इतनी हो कि वो समझ सके कि मैं जिस स्कूल में जा रहा हूँ, ऑपरेशन में जा रहा हूँ, तो उसको पता हो कि तालीम की इम्पोर्टेंस क्या है और मैंने कैसे काम करना है। इसके अलावा वो टीचर्स हायर करने हैं, उसने स्कूल मैनेजमेंट करनी है, तो उसमें इतनी स्किल, इतना एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें जो कि हम देखते हैं कि उसके अंदर होनी चाहिए। और उसके बाद फिर एक RFP का तो जो प्रपोज़ल है वो तो है कि स्कूल मैंने कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, किस में, वो इस तरह की चीज़ें जो कि हमारी RFP में है। हम अपने प्रोसेस में ये अलबत्ता करते हैं कि जो भी आदमी अप्लाई करता है कि जी मैंने फ़लाँ जगह स्कूल खोलना है, और उसके अंदाजे के मुताबिक या उसने सर्वे किया होता है ख़ुद कि मेरे इलाके में 200, 300, 400 बच्चे हैं जो कि स्कूल में आ सकते हैं, और यकीनन होंगे, क्योंकि हम वैसे कहते हैं कि अगर 30, 35, 40 लाख बच्चे हैं जो कि अभी स्कूल से बाहर हैं, तो इसका मतलब है कि ज़रूरत तो है, उसकी नीड तो है। तो वो जब वो कर लेता है तो फिर हम उसको वेरीफाई करने जाते हैं ऑन ग्राउंड कि यहाँ पे जो इस बंदा कह रहा है कि जी या एप्लीकेंट कह रहा है कि मेरा यहाँ पे स्कूल होना चाहिए, यहाँ पे ये ज़रूरत है, तो फिर हम उसको इस ग्राउंड पे वेरीफाई करने जाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि इसके आसपास 1 किलोमीटर, आधे किलोमीटर के फासले में कोई गवर्नमेंट का स्कूल या हमारा स्कूल या कोई और स्कूल तो नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का स्कूल है या हमारा स्कूल है तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा अगर नया स्कूल खुलेगा तो वो चेक किया जाता है। फिर लोकेशन को कंफर्म किया जाता है कि वाकई जो आदमी कह रहा है कि मेरी इस ज़मीन पे स्कूल बनेगा तो वो ज़मीन अवेलेबल भी है कि नहीं है। फिर उसके बाद उसके साथ इंटरव्यू किया जाता है, जिसमें फिर हम उससे कहते हैं कि आप बताएं कि अगर आपको स्कूल दिया जाए तो आप स्कूल कैसे तामीर करेंगे, स्कूल की डेवलपमेंट कैसे होगी, आपके हमें एक आइडिया होता है इंटरव्यू करने से। और उसको भी अगर हमसे कोई क्वेश्चन आंसर उसको हमसे करना है तो वो भी हमसे पूछ सकता है कि जी आपका क्या। तो ये चूँकि हमारे पास ये 2 वे ट्रैफिक है, हम सिर्फ अपनी बात नहीं चलाते, हम उनकी बात को भी, अपने जो स्कूल ऑपरेटर है, जो पार्टनर है, हम उसको पार्टनर इसीलिए कहते हैं कि वो पार्टनर है इस काम में, तो उसकी भी राय की इतनी ही अहमियत है। तो ये एक सिलसिला होता है, जिसके बाद फिर हम स्कूल की सिलेक्शन करते हैं। फिर हम एरिया देखते हैं कि जहाँ पे आदमी अप्लाई कर रहा है क्या वहाँ इतनी पॉपुलेशन अवेलेबल है। एक आदमी है जो कि मेन रोड से हट के अप्लाई करता है, एक आदमी मेन रोड पे कर रहा है, तो यकीनन जो मेन रोड पे कर रहा होगा उसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट बाकी चीज़ें इजी होती हैं। जो गांव को दूर परे वाला भी होगा वो वहाँ पहुँच जाएगा ट्रांसपोर्ट की वजह से। तो इस तरह की चीज़ें देखने के बाद हम स्कूल अवार्ड करते हैं। हम इनिशियली उनको कुछ इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट भी देते हैं ताकि वो, कुछ उनके अपने रिसोर्सेज होंगे, कुछ हमारी सपोर्ट होगी, तो वो स्कूल जल्दी से इस्टेब्लिश हो सकेगा। अच्छा, बच्चों में जिस तरह जो तलीमी मयार होता है उसको जांचने के लिए काफ़ी दुनिया के अंदर साइंटिफिक तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। फाउंडेशन के पास असेसमेंट के हवाले से क्या तरीक़ेकार मौजूद है? फाउंडेशन का असेसमेंट का अपना तरीक़ेकार है और वो बड़ा अच्छा तरीक़ेकार है। अलबत्ता ये हम अब महसूस कर रहे हैं कि जैसे जैसे बच्चों का नंबर बढ़ता चला जा रहा है और स्कूल का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, तो शायद हमें इसमें कुछ तब्दीली लाने की ज़रूरत है। जो आपने कहा कि तब्दीली मैं क्या लेकर आया हूँ, तो मैं एक ये तब्दीली लेकर आया हूँ कि असेसमेंट का जो मॉडल है उसको हम थोड़ा सा तब्दील कर रहे हैं। पहले ये था कि क्लास 3 से लेके क्लास 12 तक 100% बच्चों की असेसमेंट होती थी। अब हम 100% बच्चों की असेसमेंट नहीं करेंगे। अब हमने ग्रेड कर लिए हैं कि ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 8 इन बच्चों की हम असेसमेंट करेंगे इस साल में। मे बी अगले साल हम इसको थोड़ा चेंज कर दें। ग्रेड 5 की हम इसलिए कर रहे हैं असेसमेंट क्योंकि इन बच्चों ने ग्रेड 5 के बाद मिडिल स्कूल में जाना होता है, तो हम उनका ज़रा असेस कर लें कि क्या उनकी कितनी अहलियत है कि वो आगे उन्होंने क्लास 6 में जाना है, और फिर आगे जो क्लास 8 वाला जो बच्चा होता है उसने आगे क्लास 9 में जाना है। उसके बाद उसकी कोई साइंस की पढ़ाई होगी, कोई कॉमर्स, क्योंकि फिर पढ़ाई उसकी स्पेसिफिक और फोकस हो जाएगी, तो वो बच्चा उसके लिए कितना तैयार है। और स्कूल की परफॉर्मेंस भी फिर हम उसी से जज करते हैं कि उसने बच्चे को कैसा तैयार किया है। उससे पता चलेगा कि टीचर की क्वालिटी क्या है, पार्टनर की क्वालिटी क्या है, पढ़ाने का तरीक़ेकार क्या है। तो ये एक असेसमेंट का जो हमारा मॉडल है वो इससे है, और यकीनन उससे पेनल्टी भी है। फिर अगर किसी का फेल्यूर होता है तो फिर हम उसको पेनलाइज भी करते हैं। इस साल हम में भी कि उस पेनल्टी को थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब जो हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट है उसमें थोड़ा सा हमने इसको चेंज किया है, लेकिन इस पर डिपेंड करता है हमारी असेसमेंट का। लेकिन जैसे जैसे नंबर बढ़ता चला जाएगा, एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि फिर असेसमेंट का तरीक़ेकार भी आपका चेंज होता जाता है, तो वो करेंगे।
एक और तब्दीली जिसका हमने की, पहले हमारा ये था कि हम ऑपरेटर को जब स्कूल दे देते थे, किसी को भी अवार्ड कर देते थे, तो वो अपनी मर्जी से स्कूल बनाता था। इस मरतबा जो ये 900 स्कूल हमने किए हैं, हमने इसके लिए उनको एक आर्किटेक्चरल प्लान भी दे दिया कि अब आपने स्कूल इस तरह का ही बनाना है और कलर ऐसे ही होगा और स्कूल के बाहर बोर्ड ऐसे लगेगा, ताकि एक शनाख्त हो जाए कि ये जो स्कूल है ये ACF का स्कूल है। तो वो हमने और यकीनन हमारी कोशिश ये है कि हम जो भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, उसमें वो तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों जो कि बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल में होनी चाहिए। क्योंकि वैसे जो हमारा ऑपरेटर है, मैं भी उसका जहन काम करता है, एक जैसे 10 कमरे बना दिए सिर्फ, लेकिन हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब हमने किया है कि जो साइंस लैब है उसके लिए इतनी जगह होनी चाहिए, जो लाइब्रेरी है उसके लिए इतनी होनी चाहिए, स्टाफ रूम के लिए इतनी जगह होनी चाहिए, वाशरूम इस तरह से प्लेस हों कि वाशरूम की स्मेल बू वगैरह जो है वो बाकी क्लास के लिए, स्कूल के लिए ना हो। तो इस तरह की चीज़ों को हमने उनके लिए आर्किटेक्चर प्लान भी दे दिया, ताकि अब आगे जो स्कूल डेवलप हों वो एक पैटर्न के स्कूल हों और वो एक हमारी शनाख्त भी हो, आइडेंटिटी हो कि जी ये ACF के स्कूल हैं। और वो हमने देखे भी बहुत हवादार थे, कोई भले बिजली ना भी हो कहीं कहीं पे तो वो तकलीफ नहीं हो रही थी। क्योंकि रूरल एरियाज़ में, इसलिए हम उसमें हमारी सजेशन ये है कि वो कंक्रीट का जो है वो रूफ ना बनाया जाए, क्योंकि वो रूफ कंक्रीट का जो है वो बच्चों के लिए, क्योंकि बिजली भी नहीं होती, अगर पंखे तो लग जाएंगे लेकिन बिजली होगी तो पंखे चलेंगे। और ग्रीनरी वगैरह भी नजर आई ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों, तो अच्छी बात है। ग्रीनरी का तो हमने एक में भी तब्दीली हमने ये भी की कि हमने ग्रीन अवार्ड का हमने शुरू किया है कि जिन स्कूल्स में ग्रीनरी अच्छी होगी उनको हम अवार्ड करेंगे ग्रीनरी के लिए। तो इस साल भी हमारी असेसमेंट तो हो गई थी, लेकिन कोविड की वजह से हम कोई तकरीब नहीं कर सके, वैसे बुलाया और सर्टिफिकेट दिए। आइंदा हम बाकायदा इंशाल्लाह ताला तकरीब करके और उसके बाद जैसे हमारी शजरकारी मुहिम वाला जो होता है उसके साथ ही हम ये इंशाल्लाह करेंगे कि जिन स्कूल्स ने बेहतर काम किया है, बेहतर ग्रीनरी की है, उनको हम अवार्ड भी करें। क्योंकि स्कूल की खूबसूरती है, लान हो, ग्राउंड हो, दरख्त हो, तो बच्चों के लिए ही बेहतर माहौल है, फिर उस इलाके के लिए एक बेहतर माहौल बन जाता है जब ग्रीनरी हो। जी अच्छा कहीं सर, ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, स्पेशली देखा जाए तो देहात के जो स्कूल हैं, आपकी नज़र में कितने उस पर मुस्बत असरात पड़े हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के, और सिंध गवर्नमेंट की क्या सपोर्ट रही है आपसे? सिंध गवर्नमेंट की तो ये सपोर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने हमें 1000 सीट्स दे दी कि आप हर साल दे दें मेरिट बेस करके। चूँकि हमारे स्कूल ज़्यादातर हैं ही देहात में, तो इसलिए देहाती इलाकों से ही बच्चे आते हैं। इसमें बड़ी खुशी की बात होती है जब हम देखते हैं कि जी इतने बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया। अभी हमारे सिंध के गवर्नमेंट के स्कूल्स के कोई 50 के करीब बच्चे थे जिन्होंने क्लास 9वीं के लिए डॉक्टर AQ खान एकेडमी के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन हमारे उसमें चूँकि क्लास 11th जो थी वो क्लास, वो हमारी स्कॉलरशिप के उसमें नहीं थी, लेकिन हमने उनकी रिक्वेस्ट पे, वो सिंध के बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, और वो उनके पेरेंट्स इस पोजीशन में नहीं थे कि वो पेमेंट्स कर सकते, तो हमने उनको भी फिर स्कॉलरशिप पे हमने ले लिया कि हम तो ये हम कर सकते हैं। अब सबसे पहला तो मसबत असर ये हुआ है कि जब लोगों को पता चला है कि हमें सपोर्ट मिल सकती है तो हम बेहतर परफॉर्म करें, तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होनी शुरू हो गई, क्योंकि उनको पता है कि मैं मेरिट पे आऊँगा तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। तो स्कूलों ने भी अपना जोर लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि यकीनन जिस स्कूल से अगर 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे स्कॉलरशिप पे सिलेक्ट होते हैं, दैट मीन्स कि वो स्कूल बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम स्कूलों ने भी ज़्यादा जोर लगाना शुरू कर दिया है, बच्चों ने खुद ज़्यादा जोर लगाना शुरू कर दिया है। एक तो ये तब्दीली आई। दूसरा ये हुआ है कि अब प्रॉबली आप गए होंगे, कुछ स्कूलों में मैंने कहा था कि डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह बनाएं और कैप्चर करें, कि एक बच्चे ने जो कि डॉक्टर AQ खान एकेडमी में था, उसने मुझे बताया कि जी जिस स्कूल से मैं आया हूँ वहाँ पर वो ACF का गवर्नमेंट का स्कूल है वो, तो उस गवर्नमेंट के स्कूल में पहले 200 बच्चे थे, तो वो बता रहा था कि विदिन 2 ईयर्स हमें स्कॉलरशिप मिली और हम इस्लामाबाद गए हैं, इस वजह से अब ये 600 से 800 बच्चे हो गए हैं वहाँ पर उस स्कूल में। तो ज़्यादा बच्चों ने आना शुरू कर दिया, पेरेंट्स ने उस स्कूल में बच्चे भेजने शुरू कर दिए कि यार इस स्कूल के बच्चे को तो स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो लिहाजा स्कूल में अपने बच्चों को हम ले जाएं। तो ये एक बड़ी तब्दीली है। हमारी बच्चियाँ जो ऐसे इलाकों से कमर शदात कोट, जहाँ पर के ट्राइबल लड़ाइयाँ झगड़े और वो होते थे,
उनमें से, उन स्कूलों में से, और मेरिट पे, ये नहीं कि कोई हमने किसी को मेहरबानी की है, अपनी मेरिट पे क्वालिफाई करके बच्चे आगे हैं। सो दैट मीन्स के जो नई नस्ल है, जो बच्चे हैं, उनके जहन में ये है कि ये लड़ाई झगड़ा और फलां जो चीज़ें हैं, ये हर वक्त के लिए नहीं है। एवर लास्टिंग जो चीज़ है वो आपकी तालीम ही है। तो लिहाजा पेरेंट्स भी, बच्चे भी, क्योंकि सारे लोग तो नहीं लड़ते हैं ना, कुछ लोग लड़ते हैं, उसकी वजह से पीस सबका, अमन अमान सबका डिस्टर्ब होता है। तो जो लोग नहीं लड़ते, कम से कम उन्होंने अपनी पूरी तवज्जो तालीम की तरफ रखी है, तो इसका असर दूसरी चीज़ों पर भी पड़ गया है। उन इलाकों में अब ये जो ट्राइबल क्लैश हैं, बाकी चीज़ें, वो भी रिड्यूस हो रहे हैं इस वजह से, क्योंकि बच्चे आगे निकल गए हैं। अब वो बच्चा जो फॉर एग्जांपल जिनके एक ट्राइब है जिसके दूसरे ट्राइब से लड़ रहे हैं, दोनों के बच्चे ACF के एक ही स्कूल में जब बैठे होते हैं और एक दूसरे से नहीं लड़ रहे, या वो स्कॉलरशिप मिल गई, दोनों बाहर चले गए, तो वो फिर एक दूसरे के साथ एक यूनिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, एक एफिलिएशन डेवलप होनी शुरू हो जाती है, एसोसिएशन आ जाती है। तो इस वजह से एक सोशल इम्पैक्ट भी इसका हो रहा है। और दूसरा ये है कि बच्चों जिनको कि पहले एवेन्यूज़ अवेलेबल नहीं थे बाहर जाने के लिए, आगे निकलने के लिए, तो वो देहात से भी बच्चे आगे निकल के अब आ रहे हैं। और अल्लाह करे कि ये हमारा पहला बैच जो है वो क्लास 12 करके डॉक्टर AQ खान अकेडमी से क्लास 12 करने वाला ये पहला बैच है। 5 बच्चे हैं जिन्होंने वहाँ पे अपेयर हुए थे इस्लामाबाद में। एक बच्चे ने तो माशाल्लाह 86% नंबर लिए हैं इंटर के एग्ज़ाम में, और उसको वहीं इस्लामाबाद में ही जो नस्ट यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी और अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर उसको एडमिशन की ऑफ़र भी मिल गई है। तो इस तरह से अल्लाह करे और बच्चे भी और आगे आएंगे और उनको मौका मिलेगा। नहीं, हमने खुद देखा जब हम भिड़शा पहुँचे तो एक स्कूल ऐसा भी था, 27 बच्चे मैट्रिक के एग्ज़ाम में बैठे, उन्होंने कागजात दिखाए, मार्कशीट वगैरह, तो 20 बच्चे A1 ग्रेड में आए ACF के स्कूल के, और 7 बच्चे A ग्रेड में, कोई फेल नहीं हुआ। तो बड़ी अच्छी बात थी। और जैसे हमने कहा कि मुस्बत असरात, ये भी हमने आंखों से जाके देखा, नवाबशाह में भी, मटियारी में भी, कि लोग पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, उनके बच्चे के स्कॉलरशिप आएगी ACF की, पहले से तैयारी कर लेते, छोटी छोटी लाइब्रेरीज बनी हुई उनमें। ये एक बड़ी तब्दीली है, मुस्बत तब्दीली। अब हम ये एक्चुअली हम भी कर रहे हैं हमारी साइड से भी, कि जब अखबार में ये इश्तिहार आ जाएंगे स्कॉलरशिप्स के, तो हमने अपने पार्टनर्स से हमने कहना है कि आप कोई स्पेशल क्लासेस बच्चों से पहले पूछ लें कि कौन कौन से बच्चे अपेयर होना चाहते हैं, ये उनकी चॉइस है। तो उनके लिए कोई एक तैयारी का कर लिया जाए कि उनको कैसे तैयार करना है, क्योंकि बेसिकली तो जो बच्चे ने पढ़ा होगा वही उस होगा, लेकिन एक एंट्री टेस्ट के लिए कैसे अपेयर होना है, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, तो ये उनके लिए थोड़ी एक तैयारी का हम इंशाल्लाह ताला, जी हाँ, वो हम शुरू करने हैं। फॉर्मल के साथ साथ ये भी बताएं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में फाउंडेशन का क्या किरदार रहा है? जी, नॉन फार्मल एजुकेशन में तो गवर्नमेंट की एक नॉन फार्मल एजुकेशन की पॉलिसी भी है, प्लान भी है, और तरीक़ेकार तमाम नॉन फार्मल एजुकेशन का उसमें दिया हुआ है। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने 3 साल पहले एडल्ट एंड एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम के ज़रिए से ये नॉन फार्मल एजुकेशन का शुरू किया, जिसमें सिर्फ एजुकेशन नहीं है बल्कि स्किल डेवलपमेंट भी है, ताकि हम उन बच्चों की बच्चे भी हैं उसमें और कुछ तो बड़ी एज के भी हैं अब के, हम उनको पढ़ा भी लें और फिर हम कुछ स्किल भी डेवलप करें। जो गवर्नमेंट है, नॉन फार्मल एजुकेशन जो डायरेक्टरेट है, उन्होंने पैकेजेस बनाए हुए हैं। सबसे कम जो है वो C पैकेज है, फिर A है, B है, C है, D पैकेज है। D पैकेज जो है वो आपका आ जाता है क्लास 8 और इस तरह से। तो वो पैकेज भी पढ़ाया जाता है उनको एक कंसाइज पीरियड में, और साथ साथ फिर जब वो पढ़ लेते हैं तो फिर उनकी स्किल भी डेवलप की जाती है। हम उन बच्चों को 1000 रुपये पर मंथ जो है वो एक तरह का इंसेंटिव कह लें, कोई इतनी बड़ी अमाउंट तो आजकल वो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक इंसेंटिव है, वो भी देते हैं। और फिर जो उनकी स्किल डेवलपमेंट की जो ख़र्चा होता है वो भी हम उठाते हैं कि बच्चे स्किल डेवलपमेंट कर सकें। इस वक्त हमारे कोई 45,000 के करीब बच्चे हैं जो कि ये कर रहे हैं, लेकिन हमें भी उसका तजुर्बा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि इन सेंटर्स को, क्योंकि ये एजुकेशन नॉन फार्मल है, तो इसको हमें भी थोड़ा नॉन फार्मल करना और फ्लेक्सिबल करना है। तो वो हम इसको अभी मज़ीद इस पर हम गौर कर रहे हैं। और यकीनन जैसे मैंने बताया कि हम अपने पार्टनर्स के साथ मिल के चूँकि काम करते हैं,
तो हमारी जो डायरेक्टर प्रोग्राम हैं और जो उन्होंने ऑलरेडी ऑपरेटर से मिलके, पार्टनर से मिलके उनसे बातचीत भी की है। हम उसका कॉन्ट्रैक्ट भी हम रिवाइज़ करने जा रहे हैं कि उनके कॉन्ट्रैक्ट को भी हम मज़ीद थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाएं, जो उसका ऑपरेशन है उसको भी फ्लेक्सिबल बनाएं। एक जगह पर एक सेंटर बनता है, वहाँ पर हमेशा तो उतने बच्चे नहीं होंगे एडल्ट, नए बच्चे तो आ सकते हैं, लेकिन जो एडल्ट हैं जिनकी हम ट्रेनिंग करें वो तो नंबर चेंज होता जाएगा। तो हम उसको ये अवेलेबल कर दें, फैसिलिटी दे दें कि वो उस गांव से निकल के फिर भले दूसरे गांव में चला जाए, लेकिन पर्पज़ ये है कि वो उनकी तालीम और उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी जारी रहे। शिकारपुर में हम अभी जो लीगल रिफॉर्म सोसाइटी है, फोरम है, उनके साथ हम एक MOU हमने किया है और उसमें वो पहले सेव द चिल्ड्रन प्रोग्राम के तहत वो सेंटर चला रहे थे। सेव द चिल्ड्रन प्रोग्राम का ये कोविड और उसके बाद से उनकी फंडिंग बंद हो गई है और तकरीबन कोई वहाँ पे जो मुझे उन्होंने बताया कि 1500 से ज़्यादा हैं कि जो सारी बच्चियाँ हैं वो सारी गर्ल्स के लिए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है, ट्राइबल क्लैशेस हैं, बाकी चीज़ें हैं। तो बच्चों के लिए तो फिर भी कोई ना कोई एवेन्यू है, बच्चियों के लिए कोई भी एवेन्यू नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने छोटे छोटे गाँव में जाकर भी वो सेंटर खोले थे ताकि वहाँ पर वो बच्चियों की पढ़ाई हो सके। तो उनको हमने वो सारे सेंटर हमने कहा है कि वो सेंटर आप चलाते रहें, क्योंकि वो जो आदमी चला रहा है फिर नया आदमी आएगा फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमने उनसे कहा कि जी आप चलाते रहें, जो फंडिंग पहले आपको बाहर से मिलती थी वो फंडिंग सिंध गवर्नमेंट अगर आपको देना शुरू कर देगी ACF की तरफ से, ताकि वो बच्चियों की जो तालीम भी है और जो उनकी स्किल डेवलपमेंट भी है, क्योंकि उनके लिए तो फिर वो रोज़गार का ज़रिया भी बन जाएगा ना बच्चियों के लिए। तो वो हम ये भी एक हमारा इंसेंट है जो कि हम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आगे हमें और भी अगर इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अगर आगे हैं और हम उनके साथ MOU करके एक तरीके से करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस पर हम मज़ीद इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इस वक्त 45,000 के करीब बच्चे हैं। मेरा टारगेट ये है कि अगर हम अगले साल 2 साल में 1 लाख के करीब बच्चे हम ये भी कर लें तो दैट वुड बी गुड। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जो प्रोग्राम चल रहे हैं नौजवानों को जो तालीम, रोज़गार और इख्तियार देने के हवाले से, उसको भी ज़हन में रखते हुए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब जो आने वाला दौर है उसमें स्किल डेवलपमेंट, जैसे आपने भी कहा, कि बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है और जिस बच्चे को कोई स्किल आती है तो डेफिनेटली वो आगे चल के पढ़ाई के दौरान ही अपने अखराजात पूरे करना शुरू कर देता है अपनी। और ख़ास तौर पर ये भी देखा गया है कराची या जो बड़े शहर हैं वहाँ पे वो अपने पूरे घर भी चलाते हैं अपनी पढ़ाई के दौरान। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं, आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये जो हमारा प्रोग्राम है UNDP के साथ, इसमें यीप जिसको हम कहते हैं, इसमें सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट नहीं है, इसमें थोड़ा बड़ा भी काम है। इसमें 15,000 के करीब बच्चे हैं, या लड़के या लड़कियां ग्रोन अप, एक्चुअली ज़रूरी नहीं कि वो छोटे बच्चे हों। उनको हमने मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग्स देनी है, उनको हमने एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग भी देनी है, उनको हमने जो हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जैसे NED का इंक्यूबेशन सेंटर है, कराची यूनिवर्सिटी है, IBA का है, हम उनके साथ भी मिलके हम इनको एज इंटर्न्स, ये सिर्फ स्टूडेंट नहीं बल्कि एज इंटर्न्स वो आएंगे और उनको ये तालीम दी जाएगी कि अपना बिज़नेस कैसे शुरू करना है या अपनी स्किल को आप कैसे डेवलप कर लें। आप IBA से तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन IBA से पढ़ने के बाद हम उनको थोड़ा पॉलिश करेंगे जिससे वो या अपना काम शुरू कर सकें या किसी बेहतर ऑर्गेनाइजेशन में वो कर सकें। तो 15,000 के करीब लोगों को हमने इंशाल्लाह उसमें ट्रेन करना है, जिसका कि पहला बैच के आ गई है हमारे पास। इसी हफ्ते में ट्रेनिंग उनकी जो है वो शुरू हो गई है और UNDP और हम उसमें 50-50 हमारा फंडिंग है उसमें। तो सिलेक्शन भी कुछ बच्चों की हो गई है, कोई 80-90 के करीब बच्चों की, जिनकी ट्रेनिंग हमने शुरू की है इस हफ्ते से। तो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम होगा, क्योंकि सिर्फ लो लेवल वाली जो स्किल डेवलपमेंट है इसमें वो नहीं है, बल्कि इसमें बिज़नेस लेवल की और थोड़ी सी बड़ी लेवल की जो है एंटरप्रेन्योरशिप है, बाकी चीज़ वो भी इसमें शामिल है। इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसका कंट्रोल हमने रेगुलेशन सरकार से थोड़ा सा निकाल दिया है। ठीक है ना, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी यूथ, ज़्यादातर सारी यूथ ही यही है, तो जो उसकी जो कमेटी है या जो ग्रुप है उसको हेड करने वाले तो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स जो हैं वो हैं,
लेकिन उसमें बाकी जितने मेंबर्स हैं वो सारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं और अच्छे अच्छे हैं। जैसे अमरेली स्टील हो गया, जैसे कोई और इंडस्ट्री ले लें, बड़ी इंडस्ट्री है, गुल अहमद है, बाकी है, तो जो उनके लोग हैं ना, अब उनको इन्वॉल्व करने का मकसद ये है क्योंकि जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो वहाँ पर है, सही, वो इंडस्ट्री में है। बिल्कुल। तो जॉब अपॉर्चुनिटी वाले लोगों को ही अगर आप लेकर आएँ, वही आपको पहले दिन से बताएं कि जी हमें इस तरह की ट्रेनिंग चाहिए या हमें इस तरह के लोग चाहिए, वही तैयार करेंगे। क्योंकि उनको सिर्फ लेबर फोर्स नहीं चाहिए, उनको कंप्यूटर वाले लोग भी चाहिए, उनको पढ़े लिखे लोग भी चाहिए जो कि लीडरशिप वाला रोल दे सकें, फाइनेंस को संभाल सकें, अकाउंट्स को संभाल सकें। तो वो तमाम उनको किस तरह के लोग चाहिए, तो हम उन्हीं लोगों को इन्वॉल्व करते हैं और उन्हीं लोगों के ज़रिए से करते हैं। लेकिन साथ साथ जो स्किल डेवलपमेंट वाला है उसको भी हमने नहीं छोड़ा। हमारे पास इस वक्त बड़ा अच्छा काम कर रहा है जो हमारा एस्टेप्टा, तो लेकिन एस्टेप्टा के जो सेंटर हैं वो अभी तक वही पुराना सिलाई कढ़ाई और ब्यूटी पार्लर और इस तरह की ट्रेनिंग्स जो हैं वो हैं। तो हम उस पर भी हम एक स्टडी कर रहे हैं कि एमर्जिंग जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कहाँ पर हैं, वो ट्रेड कौन से हैं। अब आप कितने लोग ट्रेंड करेंगे, आप जनरेटर बनाने वाले, कितने लोग ट्रेंड करेंगे आप मोटरसाइकिलें बनाने वाले, ठीक है ना। अब तो मोटरसाइकिल भी इलेक्ट्रॉनिक आ गई, तो उसको आपको चाहिए। अब गाड़ी पुराने हम जो मैकेनिक तैयार करते थे, अब आपकी तमाम गाड़ियाँ वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर बेस्ड गाड़ियाँ आ गई हैं। इवन टोयोटा की गाड़ी भी देखें तो कोई ना कोई फंक्शन उसमें कंप्यूटर बेस्ड या इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ज़रूर है। तो हमें उस हिसाब से अब ट्रेन करने पड़ेंगे अपने लोग भी, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और फिर उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग मैनुअल हमने डेवलप करने, और वो जो ट्रेनिंग मैनुअल डेवलप करने हैं, अपने जो सिलेबस में तब्दीली करनी है, वो भी फिर हमने जो हमारे वाइस चांसलर हैं स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के खैरपुर के, वो हमारे हेड हैं उस कमेटी के, वो उनकी गाइडेंस में जो है वो सारा ये काम हो रहा है कि नए ट्रेड कौन से होने चाहिए और उनकी ट्रेनिंग किस तरह से होनी चाहिए, उनके ट्रेनिंग मैनुअल कैसे बनने चाहिए। तो ज़्यादातर जो काम हमारा है, सरकार तो नेचुरली इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट ने गाइड भी करना है, लीड भी करना है, लेकिन एक्चुअल जो इनपुट आनी है, जो गाइडेंस आनी है उसमें, वो हमारे प्राइवेट सेक्टर से आएगी या हमारे एकेडमिक्स जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं वहाँ से आएगी कि इसको हमने कैसे आगे लेके जाना है। ऐसा बहुत सारे प्लान जो फ्यूचर के हवाले से थे आपने ऑलरेडी हमें बता दिए, उस हवाले से हमारे पास सवाल भी थे, लेकिन अच्छी बात है कि आपने पहले से बताया। आखिरी मेरा सवाल ये होगा कि आने वाले 5 साल जो हैं आप किस तरह देख रहे हैं सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को, और क्या हिकमत अमली है आपकी, कहाँ पर देख रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे से पहले जो प्रेडिसेसर थे, जो उन्होंने काम किया है, मुझे ये मौका मिला, और मुझे ये एक्चुअली मुझे क्या मौका मिला, ये हमारे जो सारे एम्प्लॉइज़ हैं, ये इन्हीं का ही काम है, इनका हार्ड वर्क है, इनका पैशन है, इनका जो एजुकेशन के काम के साथ और फाउंडेशन के काम के साथ, उसी वजह से आगे बढ़ रहा है। और फिर जो हमें लिवरेज और स्पेस हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने और हमारे बोर्ड ने जो हमें दिया हुआ है, क्योंकि आज तक हमें किसी ने नहीं पूछा कि आपने 900 स्कूल कौन से किए, क्यों किए, कहाँ से बजट आ रहा है, कौन दे रहा है, ये कोई क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ। सर ये ट्रस्ट है हर एक को कि जो फाउंडेशन काम कर रहा है तो ये ठीक ही कर रहा होगा। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मैं आगे जो देख रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने कोविड वाले इन इश्यूज़ के बावजूद भी हमने तकरीबन 3 लाख बच्चे अपने सिस्टम में नए ऐड कर दिए हैं और 900 स्कूल नए ऐड कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि हम अगले 5 साल, तो बड़ा पीरियड है, हमारी तैयारी 5 साल की है, क्योंकि हमने फाइनेंशियल प्लानिंग जो इस वक्त है वो हमने 3 साल की अब कर रहे हैं, अगले 3 साल की, और इंस्टेंटली हमने 5 साल की करनी है। और 5 साल की फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो यकीनन हमने उसके साथ अपने टारगेट्स भी अलाइन करने हैं कि अगर आज से 3 साल बाद मुझे, आज अगर मेरा बजट 11 अरब रुपए का है और 3 साल बाद मुझे ये बजट अगर 18 अरब चाहिए या 20 अरब चाहिए, तो वो कौन सा काम होगा जिसके लिए ये चाहिए? तो वो काम यही होंगे कि हमने अपने स्कूल बढ़ाने हैं, स्कूल में फैसिलिटी बेहतर करनी है, साइंस लैब्स बनानी है, और प्राइमरी से निकल के हमने आगे की तरफ अपने स्कूल्स को लेके जाना है। जो स्किल डेवलपमेंट है और हमने इस तरफ हमने तवज्जो देनी है। डिजिटल ट्रेनिंग जो है उसकी तरफ, लर्निंग की तरफ तवज्जो देनी है। हमारे टीचर्स, इस वक्त हमारे पास 21,000 टीचर हैं। अब 21,000 टीचर्स के साथ और तकरीबन 2700-2800 हमारे पास हेडमास्टर हैं, तो इन सबको हमने भी ट्रेन करना है। हालांकि ये टीचर हो सकता है कि कोई टीचर हमें छोड़ जाए, वो गवर्नमेंट में अप्लाई कर दें, कहीं और जाएंगे, लेकिन अगर एक ट्रेन टीचर होगा और वो जहाँ भी चला जाएगा तो पढ़ाएगा ना, तो वो हमारे बच्चे को फ़ायदा होगा,
हमारी प्रोविंस को, हमारी इलाके को फ़ायदा होगा। तो ट्रेनिंग अगर गवर्नमेंट अगर एक रिसोर्स में कर रही है तो वो कोई वेस्टेज नहीं है, लेकिन हमने उनको बेहतर तरीके से ट्रेन करना है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। हमारे पास एक अनसर्टेनिटी सी थी, आपको पता है हमारी सारी सर्विस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज थे सारे। अल्लाह का करम है कि हमारे रूल्स अप्रूव हो गए हैं। अब ये एक सर्टेनिटी आ जाएगी, लोग रेगुलराइज हो जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद सबको पता होगा कि जी मेरे लिए एक अच्छा पैकेज भी होगा, बेनिफिट भी होंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया कि जितनी भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ होंगी पॉलिसी के मुताबिक, वो सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हमारे एम्प्लॉइज़ के लिए भी होंगे। ये एक इंशाल्लाह ताला इसका नतीजा एकदम से तो नज़र नहीं आएगा, खुशी सबको एकदम नज़र आएगी कि रेगुलराइज हो गए, लेकिन जो इसका बेनिफिट होगा वो 2, 3, 4 साल के बाद इंशाल्लाह ताला नज़र आना होगा। हम अपना ACF कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, अपनी बिल्डिंग, अपनी शनाख्त बनाना चाहते हैं। हमें ज़मीन भी मिल गई है, हमारी स्कीम भी अप्रूव हो गई है। इंशाल्लाह ताला हम इस साल ही जो है वो उसका संग बुनियाद रख देंगे, ताकि हमारे, और फिर हम चाहते हैं कि हमारे जो रीजन्स हैं, इस वक्त हमारे 4 रीजन्स हैं, हम 2 रीजन और करना चाहते हैं ताकि जितने भी हमारे डिवीज़न हैं वो सारे रीजन्स बन जाएँ। उस सारे काम को जो हो जाएगा उसको जड़ पकड़ते पकड़ते नेचुरली कुछ सालों का टाइम लगेगा, और वहाँ पर हम तमाम सेंटर्स में भी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर बनाएं, ताकि वहाँ पर हमारे ट्रेनिंग्स भी बेहतर हो सकें, हमारे एम्प्लॉइज़ की ट्रेनिंग बेहतर हो सकें। क्योंकि काम जो करना होता है, अगर एक काम मैं सारा साल वही करता रहूँ तो एक लेथर्जी भी आ जाती है और मोनोटोनी भी आ जाती है। तो फिर बीच में हफ्ते 2 हफ्ते का कोई रिफ्रेशर कोर्स हो, कुछ और हो, कोई आदमी नए लेक्चर सुने, किसी से नई चीज़ें सुने, एक्सपोजर हो थोड़ा सा बाहर निकलने का। अभी हमारी टीम को हमने भेजा था जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन विज़िट करके आए हैं। अभी हम दूसरी टीम इंशाल्लाह ताला फिर खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन फाउंडेशन, और सर्दी ज़्यादा होगी लेकिन हम कोयटा भेजना चाहते हैं कि बर्फ़बारी का भी थोड़ा मज़ा देखें। और फिर हम इंशाल्लाह जनवरी में या फरवरी में तमाम जो सूबे हैं बाकी, इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर, हम उनकी एक कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं ताकि हम एक दूसरे से सीखें कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आपने जैसे ये बात की है तो मैं चाहूँगा कि इस हवाले से आप बताएं कि हम कहाँ पे खड़े हैं, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन बाकी दूसरी एजुकेशन फाउंडेशन। देखिए, बलूचिस्तान और KPK से तो हम बहरहाल बहुत आगे हैं, क्योंकि हम पहले इस्टेब्लिश हुए, वो थोड़ा सा लेट हुए। KPK एजुकेशन फाउंडेशन ने बहुत अच्छा काम शुरू किया, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से ये नेब बीच में आ गई और उन्होंने उनसे अब बच्चों की सब्सिडी के चक्कर में, बहरहाल तो वो उनका काम उससे डिस्टर्ब हुआ है कुछ, अदरवाइज दे वर डूइंग वेरी वेल। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने बहुत अच्छा काम किया है, उनका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। हमारा ये है कि हमारे प्रोग्राम में डाइवर्सिटी ज़्यादा है। उनके पास सिर्फ स्कूल हैं जिसमें बच्चे हैं, सब्सिडी है, और हमारा मेरे ख्याल में कि कुछ बातें उनकी अच्छी हो सकती हैं, कुछ बातें हमारी अच्छी हो सकती हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम्स की डाइवर्सिटी ज़्यादा है। स्कॉलरशिप फॉर एग्जांपल और इस तरह का नहीं है प्रोग्राम किसी के पास। बलूचिस्तान वाले देते हैं लेकिन वो फिर हायर के लिए देते हैं, वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए देते हैं। और वो भी मुझे इधर कैडेट कॉलेज वाले भी अभी बता रहे थे कि जी कुछ हमारे पास बच्चे थे जो बलूचिस्तान से थी, तो वो अब उनकी फ़ी बंद हो गई है, तो हम उन बच्चों का क्या करें, तो हम अपने रिसोर्सेज से कुछ कर रहे हैं। सो इस तरह से हम सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं और बेहतरी के लिए कर रहे हैं। इसीलिए मेरा मकसद ये था कि हम एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं, उसमें हम बैठें और एक दूसरे से हम सीखें। जैसे आज हमारी टीम ने बताया कि जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है, उनका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो काम है वो काफ़ी आगे है, बेहतर है। जो डेटा बेस है, डेटा मैनेजमेंट जो है वो हमारी बेहतर है, लेकिन उस कलेक्ट करने का जो मेथड है, सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो उनकी बेहतर है। तो हम उनसे सीख सकते हैं कि वो काम कैसे करना है, वो हमसे सीख सकते हैं कि डेटा सेंटर को किस तरह से किया। इस तरीके से KPK और बलूचिस्तान, अगर वो हम दोनों से, पंजाब और सिंध से थोड़ा पीछे हैं, तो हम उनको सपोर्ट दे सकते हैं कि जी ये काम आप इस तरह से करें। तो एक दूसरे को सपोर्ट करके हम एक दूसरे से सीख भी सकते हैं और हम आगे भी बढ़ सकते हैं मिलजुल के। स्पेशल एजुकेशन के हवाले से भी सिंध एजुकेशन फाउंडेशन कोई इनिशिएटिव लिया हुआ है? जी, इस मरतबा जब हमने नए स्कूल्स के लिए किया तो हमें एक फैमिली एजुकेशन सपोर्ट फाउंडेशन है FESF, और एक जो 2-3 बल्कि इदारे थे जिन्होंने हमें अप्रोच किया कि हमें भी पर चाइल्ड सब्सिडी के हिसाब से दिए जाएं।
अदरवाइज़ इस तरह की जो बड़े बड़े इदारे हैं ये, और इनकी इंटरनेशनल फंडिंग से या बाकी और जगहों से डोनेशन लोग देते हैं, तो उनसे इनकी फंडिंग होती है, लेकिन कोविड की वजह से ये भी काफ़ी मुतासिर हुए हैं उससे। और फिर बच्चे तो हमारे ही हैं, कहीं बाहर से तो नहीं आते, तो हमने उनसे कहा कि जी ठीक है आप अप्लाई करें। अब हम उनके लिए बल्कि बेहतर कर रहे हैं। ये सारे स्पेशल बच्चे हैं या डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हम जिनको कहते हैं वो हैं। इनको बड़ी केयर की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि नेचुरली उनके पेरेंट्स भी कई जगहों पे अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनके लिए इस तरह की तालीम का किया जाए। फिर वो बच्चे अपनी फैमिली में पीछे रह जाते हैं, तो उनको एजुकेशन उनकी बड़ी ज़रूरी है। रेंजर्स यहाँ बहुत अच्छा स्कूल चला रहा है, लेकिन रेंजर्स की भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो उन्होंने बताया कि जी हमारा स्कूल बंद हो जाएगा ये, तो हमने कहा कि जी स्कूल तो बंद तो हम नहीं होने देंगे, तो उनको भी हमने ग्रांट दी है। तो उसके लिए एक हमने सिस्टम बनाया है कि उनको इस तरह की ग्रांट या इतनी दी जाए कि जिससे, क्योंकि इनका ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है पर चाइल्ड, जो एक्सपेंडिचर इसका है वो ज़्यादा है। तो हमने एक नया काम शुरू किया है, अल्लाह करे हमें इसमें कामयाबी हासिल हो, क्योंकि वो भी बच्चे जो हैं वो इसी प्रोविंस के हैं, इसी सिंध के हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम उनको भी ज़रूर करें। इन बच्चों की हवाले से एक आजकल जो हार्डर एरियाज़ का आजकल ज़्यादा जो है वो मीडिया में भी आ रहा है। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का भी बहुत ज़्यादा हार्डर एरियाज़ में है। आप अगर खिपरो से आगे जाएंगे या छोर से आगे जाएंगे, बिल्कुल जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है सक्खर के तरफ जो है जो भी बॉर्डर एरियाज़ है, तो वहाँ पे भी कम्युनिटीज़ रहती हैं, वहाँ पे भी जो है वो फाउंडेशन के स्कूल्स हैं। जी बिल्कुल, वहाँ फाउंडेशन के स्कूल हैं, बल्कि मुझे बड़ी खुशी है कि इस मरतबा उन स्कूलों में इजाफा हुआ है। क्योंकि वहाँ के लोग जो पहले ये समझ रहे थे कि शायद यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, जब उन्होंने ये देखा कि नहीं यहाँ भी सपोर्ट करेगा, तो वो लोग ज़्यादा आगे आए हैं। और हमने भी कोशिश की है कि उन इलाकों में स्कूल दिए जाएँ, बल्कि यही शायद एक वजह थी कि थरपारकर और सांगड़ का जो वो डेजर्ट वाले एरिया थे, वहाँ मैं खुद गया था वेरिफिकेशन वाले टाइम पे, और वहाँ पे फिर हमने लोगों को सजेस्ट किया। लोगों ने तो ये किया था कि जी मेरी आबादी इधर है, तो 150 हमारे वहाँ पे वो तो झोंपड़े होते हैं ना, तो 150 झोंपड़े इधर हैं, तो इसका मतलब कम से कम 150 बच्चे तो होंगे, तो हमें यहाँ स्कूल दे दें। हमारी कोशिश ये थी कि आसपास अगर कोई रोड है तो आप उसके साथ बना दें, क्योंकि ज़मीन तो वहाँ सारी सरकारी है, तो वहाँ पर आप बना लें, ताकि कोई इस तरफ को होंगे झोंपड़े, कोई इस तरफ को आबादी होगी, कोई कहीं और होगी, कोई रोड से गुजरने वाला होगा, तो वो स्कूल जल्दी आबाद हो जाएगा और वो चल पड़ेगा। तो इस तरीके से लोगों ने भी हमारी बात मानी है, सुनी है। और जैसे नंगर पारकर है, मैं गया नंगर पारकर में, तो अभी हमारे जो नए स्कूल बने हैं, थरपारकर में तकरीबन 100 स्कूल ऐड हुए हैं, तो उनमें ज़्यादातर स्कूल नंगर पारकर में ऐड हुए हैं, जो बिल्कुल हमारा पीछे पड़ा हुआ इलाका है। और इसीलिए मैंने ये सोचा है कि नंगर पारकर में अब हम अपना एक सेटेलाइट ऑफिस, एक मिठी में, मेन तो ऑफिस हमारा मिठी में है थरपारकर में, लेकिन वो हम उसका एक सेटेलाइट ऑफिस नंगर पारकर में बना दें। जगह भी हमें एक देख ली है, ताकि वहाँ वाले लोगों के लिए मिठी आना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिल्कुल, और मिठी से वहाँ जाके स्कूलों को लुक आफ्टर करना भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो लिहाजा वहाँ पर हम कोई एक फैसिलिटी बना दें, और फिर हम उनको, जो हमारे एम्प्लॉइज़ वहाँ जाएंगे, उनको हम अलाउंस वगैरह को बाकी इस तरह से कंपनसेट भी करेंगे कि जिससे आदमी को वहाँ रहने के लिए कुछ इंसेंटिव भी चाहिए। तो बिल्कुल हार्ड एरियाज़ में है, और घोटकी और इस तरफ आप देखें बॉर्डर्स के हार्ड एरिया में, वहाँ पर बहुत बड़ा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को देखा होंगे जो नए स्कूल बने हैं कि इन इलाकों में नए स्कूलों की जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी तामीर हो रही है, क्योंकि जहाँ पे कुछ भी नहीं था, ज़रूरत थी, वहाँ पे बड़ी अच्छी नई तामीर जो है वो बड़ी जल्दी हो रही है। तो अल्लाह करे कि ये बड़े स्कूल कामयाब हो। थैंक यू सो मच काजी साहब, आपने हमें टाइम दिया और बड़ी अच्छी बातें, और जो हमारे जब ये लोग देखेंगे तो उन तक पहुँचेंगे। आपके इरादे माशाल्लाह बहुत ही आला हैं, मजबूत हैं, और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, आपके इदारे के साथ। अल्लाह ताला आपको और कामयाबी अता करे आपके इदारे को। तो नाज़रीन, आज की ये जो गुफ्तगू रही, सो बहुत सारी चीज़ें सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले से जो पहले शायद आपको पता ना हो वो पता चली होंगी, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जी या उनके वालिदैन जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे इदारों में पढ़ें, बच्चे चाहते हैं कि हम अच्छे इदारों में पढ़ें, और उनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो इस तरह के जो इदारे हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप अपनी मेहनत जारी रखें, कंटिन्यू रखें, और आपकी मेहनत ये रायगा नहीं जाएगी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप भी इस्लामाबाद हो या मुख्तलिफ कैडेट कॉलेज हों या मुख्तलिफ जो तालीमी इदारे हैं मुल्क के बड़े बड़े, वहाँ पर आप हमें पढ़ते हुए नज़र आएंगे। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और बहुत सारी बातें हम करेंगे।
काजी कबीर साहब, अब्दुल कबीर साहब से और दूसरी जो मैनेजमेंट है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की, और उनके जो ख्यालात हैं, पैगामात हैं, वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के इस प्रोग्राम से हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।